ये देखिए कई स्टूडेंटों के पास मुझे लगता है मेरे नंबर है और उनके फोन आते रहते हैं मेरे पास के अंदर। कल जैसे फोन आए कि सर हम लोग कमेंट नहीं करते, केवल ध्यान से क्लास अटेंड करने का कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट मौजूद है क्लास के अंतर्गत जो कमेंट नहीं करने के बाद भी अपनी उपस्थिति को दर्शाने का काम कर रहे हैं। नीरू चौधरी, हिम्मत यादव, देवकी नंदन यादव, पवन कुमार जिमीना, किशन सांवरमल, जयसी कृष्णा, संजना मीना। चलिए कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये टॉपिक चालू कर दिया था, गुप्त शासक कुमार गुप्त के ऊपर बातचीत कर रहे थे हम लोग, 415 से 455 ईस्वी। कल की क्लास के अंदर आपको समझा दिया था 3 साल का गैप आ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त के बीच के अंतर्गत 3 साल का गैप आ रहा है। मैंने कहा था उस गैप को लेकर कोई तनाव क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि आप चाहो तो चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड 415 तक ले जाने का काम कर सकते हो, और यदि आप चाहो तो कुमार गुप्त का टाइम पीरियड 412 तक ले जाने का कार्य कर सकते हो। कोई परेशानी नहीं है इसके अंतर्गत हिस्ट्री में, ठीक है ना। तभी मैं कहता हूँ ना, बार बार तनाव नहीं क्रिएट करना टाइम पीरियड को लेकर। प्राचीन भारत के अंदर थोड़ा बहुत यदि टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको लेकर घबराने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। देखिए एक बार मैं प्रिंसिपल था कॉलेज के अंतर्गत, सुबह सुबह हिस्ट्री का पेपर है और एक लड़की आके कह रही है कि सर मेरे को तो गलत किताब मिल गई है, मेरी किताब के अंदर डेटें उल्टी चल रही है। तो मैंने कहा तेरे को अभी उल्टी याद है ना? कि हाँ याद है। तो मैं लिख के आ जाना, बात के अंदर इस चीज को क्लियर करने का कार्य करेंगे। तो ध्यान रखिए, प्राचीन भारत के अंदर टाइम पीरियड को लेकर विवाद क्रिएट करने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। लगभग 1.5 महीना हो चुका है हम लोगों को क्लास के अंतर्गत साथ में। अब तो आपको हिस्ट्री की इन छोटी छोटी बातों को समझने का काम कर लेना चाहिए। चलिए, कुमार गुप्त बेटा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, और इसकी माता का नाम ध्रुव देवी, ठीक है ना। कल की क्लास में भी बात हो रही थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी ध्रुव देवी के साथ में भी हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ के अंतर्गत भी हुई है, ठीक है ना। इसको लेकर आप तनाव क्रिएट मत करने का काम कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जीके के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैंने कहा था कि आपके क्वेश्चन आता है गुप्त राजाओं में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले, तो वो है कुमार गुप्त के। सर्वाधिक अभिलेख मिले गुप्त राजाओं के अंतर्गत। तो उतारिएगा इस पहली लाइन को, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन फेमस है जीके का। गुप्त शासकों में, हाँ हो गई बेटा, लड़ाई तो पहले ही करवा दी थी ना, लड़ाई वाला मैटर पहले ही जिक्र कर लिया था कि कुमार गुप्त का भी संघर्ष हुआ है अपने भाई गोविंद गुप्त के साथ के अंतर्गत। और ज्यादा लड़ाई इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि कई विद्वान मानते ही नहीं है कि कुमार गुप्त का गोविंद गुप्त के साथ संघर्ष हुआ था। कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिए, इस कारण ज्यादा लड़ाई नहीं करवानी अपने। सुबह सुबह का टाइम है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ अभिलेखों के ऊपर बात करेंगे, कुमार गुप्त के कुछ अभिलेखों के ऊपर बात करेंगे। एक तो पहले हम इस राजा का टाइम पीरियड निकालने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा ना, देखिए आपको याद होगा ना शुरुआत की लाइन, मैंने कहा था गुप्त राजाओं में श्रीगुप्त, घटोत्कच, इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, इनका टाइम हमने एडजस्ट किया है। आगे चल के गुप्त राजाओं के समय हमको अभिलेखों के अकॉर्डिंग मिलते हैं, और वहां मैंने आपको बता दिया पहला गुप्त राजा जिसका समय हमने अभिलेखों के अकॉर्डिंग निकाला था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसका मतलब बाद के राजाओं के समय में भी अभिलेखों के अकॉर्डिंग हम निकालने का कार्य करते हैं। बिल्कुल महेंद्र राजपुरोहित कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के नाम से चर्चित होने का काम किया है। इसकी उपाधि महेंद्रादित्य सिक्कों के ऊपर मिलने का काम करती है। तो चलिए अब हम कुमार गुप्त के कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेखों के ऊपर बातचीत करते हैं। पहले तो देखिए कुमार गुप्त का समय कैसे निकालते हैं, समझना इस चीज को, ठीक है। उतरते चलिएगा। एक तो देखिए ये अभिलेख मिला है हमको, बिलसद लेख, उत्तर प्रदेश के अंदर एटा से प्राप्त हुआ है कुमार गुप्त का बिलसद लेख। और इस लेख के अकॉर्डिंग हम इस राजा का, बेटा सेम नाम के आते हैं ना कई राजा, इस कारण प्रथम द्वितीय लगाने का कार्य किया जाता है। कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। सेम नाम के राजा आते हैं तो डिफरेंस करने के लिए प्रथम द्वितीय लगाने का काम किया जाता है। कुमार गुप्त का समय निकालना है, ठीक है ना। पहला लेख कौन सा है? बिलसद लेख, उत्तर प्रदेश के एटा से मिला है। और ये लेख किस गुप्त संवत का है? 96 गुप्त संवत का है। ये प्रथम अभिलेख है कुमार गुप्त के शासनकाल का। तो देखिए अब ईस्वी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 96 प्लस गुप्त संवत की डेट क्या है? 319। तो किस में कन्वर्ट हो गया? 415 ईस्वी के अंतर्गत कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखिए ये कुमार गुप्त के शासनकाल का पहला अभिलेख है जिसमें डेट क्या मिलती है? 96 गुप्त संवत। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुमार गुप्त का जो समय है वो कहां से चालू कर रहे हैं? 415 से चालू कर रहे हैं। पर मैंने आपको एक लाइन कही थी ना, मैंने कहा था कि जरूरी है क्या कि राजा बनते ही कुमार गुप्त ने पहला काम आपके और मेरे लिए अभिलेख लगाने का किया होगा? कोई जरूरी थोड़ी है, हो सकता है 3 साल बाद इसने अभिलेख लगवाने का कार्य किया हो। तभी मैंने कहा ना आप कुमार गुप्त का समय, बेटा गलत है बिलसद, अगर एमपी में बताया है तो गलत है 100%। उत्तर प्रदेश के एटा में है ये बिलसद, क्लियर कर देता हूं, उत्तर प्रदेश के एटा में है बिलसद और वहां से मिल रहा है अभिलेख। अरे केतु दवे 96 लिखा हुआ है अंदर, अभिलेख में लिखा हुआ है 96 गुप्त संवत का है। तो 96 आ गया और गुप्त संवत का समय पता है 319, तो 96 प्लस 319 कर लीजिए ना, इजीली हो गया 415 टाइम पीरियड होने का काम फिर लिखा हुआ मिलता है अभिलेख में, ठीक है ना। तो बिलसद लेख इसके शासनकाल का पहला अभिलेख है जिससे हमने डेट निकाल दी है 415। अब देखिए इस राजा का अंतिम समय कहां मिलेगा? नंबर 2 उतारिए, इसी तरह लिखना, ये अभिलेख नहीं है, ध्यान रखना, इस कारण थोड़ा सा अलग करना पड़ रहा है। चांदी की मुद्राओं पर कुमार गुप्त के शासन काल की अंतिम तिथि 136 गुप्त संवत मिलती है। ये देखिए लास्ट टाइम आ गया, लास्ट डेट हमें 136 गुप्त संवत मिलने का कार्य कर रही है, ठीक है ना।
हाँ बिल्कुल महेंद्र, बिलसद एटा उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे एक स्टूडेंट कह रहे थे हमें मध्य प्रदेश लिखवाने का कार्य कर दिया गया, नहीं होगा मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ कैसे निकलेगी डेट, 136 + 319 इजिकल टू कितना हो गया 455 लास्ट टाइम। अब देखिए कुमारगुप्त 100% मरा है 455 में, और इसका बेटा स्कंदगुप्त राजा बना है 455 के अंतर्गत, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा स्कंदगुप्त के शासनकाल की पहली डेट भी हमको क्या मिलती है 136 गुप्त संवत जूनागढ़ लेख के अंतर्गत। तो देखिए आगे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई स्टूडेंट पूछ रहे सर इन अभिलेखों की भाषा क्या है। अरे बहुत इजी है, गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी, संस्कृत। गुप्त काल में ज्यादातर ग्रंथ और अभिलेख किस भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा के अंतर्गत लिखने का कार्य किया गया, ठीक है ना। बजरंग स्वामी एग्जाम का क्वेश्चन आता है गुप्त काल की राजकीय भाषा बताइए, तो वहां पर उसका उत्तर होता है संस्कृत गुप्त काल की राजकीय भाषा है। हाँ उतार लो, डेट उतारनी थी ना कुमारगुप्त के शासनकाल की डेट निकाल ली, ठीक है। अब हम इस राजा के और भी प्रमुख अभिलेख पढ़ते हैं, ठीक है ना। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था क्या, क्लास चालू होते ही बताया हंसा मीना, ठीक है ना। अब नाथी का बाड़ा तो आप जानो या बोलने वाले जानने का काम करें, हम लोग इस तरह की चीजों के ऊपर बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं। हेडिंग रहेगा कुमारगुप्त के अन्य प्रमुख लेख। देखिए इनके नाम अच्छे मिल रहे कुछ अभिलेखों के, इस कारण एग्जामिनर आपको इन पर सवाल देने का काम करेगा। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त जीते का बेटा था, हाँ जी मैडम, आप लेट उठे ना शायद नींद से, इस कारण आपको पता नहीं होगा, ठीक है। बाकी कंटिन्यू इस चीज के ऊपर 10 बार क्लास के अंतर्गत बातचीत हो गई है। कुमारगुप्त के अन्य प्रमुख अभिलेख लिखेगा, इनके अंदर नंबर 1 उतरेगा मान कुंवर लेख, ठीक है। मैंने क्या कहा, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, मुझे थोड़े नाम अच्छे लगे इन अभिलेखों के, इस कारण हो सकता है एग्जामिनर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछने का काम कर सके, ठीक है। हिम्मत यादव नहीं पूछेगा, आपको डेट नहीं पूछेगा, ठीक है ना, मुझे समझाना था इस कारण मैंने ये चीजें करी है। नेक्स्ट लिखेगा कर्मदंडा लेख भी किसका है, कुमारगुप्त का, और ये दोनों लेख कहां से मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मिलने का काम कर रहा है, ठीक है। हिम्मत यादव डेट नहीं पूछेगा, मुझे समझाना है कि कैसे अभिलेखों के अकॉर्डिंग हम लोग समय निकालने का कार्य करते हैं। अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है महेंद्र सिंह, भाषा संस्कृत है, ठीक है ना। नवीन पूछ रहा है सर एक कंफ्यूजन है, ऋग्वेद में गाय को अष्टकर्णी या अग्नि कहा गया। देखो कितना पुराना सवाल लेके आया है, अभी अभी उतारा होगा, फटाक से किताब निकाली होगी और लिखा हुआ मिल गया होगा अष्टकर्णी, तो कहां पर चेपने का काम कर दे, यहाँ चेपने का काम कर दे। टॉपिक चल रहा है गुप्त काल का और क्वेश्चन आ रहा है वैदिक काल से रिलेटेड, ठीक है ना। लिपि बता दी है ब्राह्मी, ठीक है ना। मानकुंवर और कर्मदंडा लेख। संजय सिंह पूछ रहा है आप मेरे कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, रिप्लाई देते हैं। नंबर 3 उतारिए तुमेन लेख, ये भी कुमारगुप्त का है और ये मध्य प्रदेश से मिला है, ठीक है ना। तो ये 3 अभिलेख उतारने का काम कर लो। विपिन राय पूछ रहे प्रेम सर को जानते हो क्या, नहीं मैं कम ही जानता हूं, लोग मुझे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, ये मेरी परेशानी है इस कारण, ठीक है। कुमारगुप्त के अन्य प्रमुख लेख उतारिए मानकुंवर लेख, कर्मदंडा लेख और तुमेन लेख, ठीक है। अब मैं एक अभिलेख के बारे में बात करूंगा और उस अभिलेख के ऊपर 4-4 सवाल एग्जाम के अंतर्गत आ गए हैं, तो ध्यान से उतारना। उस अभिलेख को 4-4 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए कुमारगुप्त के एक अभिलेख के ऊपर। चलिए नंबर 4 उतारिए, इसको ढंग से उतार लेना, मंदसौर लेख, ठीक है। लिखाने की जरूरत नहीं है ना, मध्य प्रदेश में मंदसौर लेख। सर एग्जाम में 415 और 412 आ जाए दोनों तो क्या करना है, तो रिट लगा देना, ठीक है ना, हाईकोर्ट के अंतर्गत, और वकीलों के नाम की जरूरत पड़े तो मेरे से आज के मिल लेना, ठीक है। मंदसौर लेख, अब बता दो कंफ्यूजन को, इस लेख को उतारिएगा। इस लेख के ऊपर मैंने कहा 4-4 क्वेश्चन आ गए एग्जाम के अंदर कुमारगुप्त का, इस लेख के अंदर उतारिएगा। इस लेख में तंतु वाह्य श्रेणी का उल्लेख है। देखिए वाह्य आपने पढ़ रखा है कहीं पर, इस कारण मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है ये श्रेणी कौन सी है। बिल्कुल वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है, मंदसौर लेख की रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई। तो इस लेख में तंतु वाह्य श्रेणी का उल्लेख है। यह श्रेणी लाट प्रदेश में रहती थी, यह श्रेणी लाट प्रदेश में रहती थी, जिसे छोड़कर बसपुर चली गई। देखिए गुप्त काल की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसको लेकर थोड़ा सा ये अभिलेख जिक्र कर रहा है। जिसे छोड़कर बसपुर चली गई, वह यहां सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए अब सवाल समझना क्या क्या एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए। एक तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि गुप्त काल के कौन से अभिलेख में तंतु वाह्य श्रेणी का जिक्र मिलता है, ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है ना। तंतु वाह्य रेशम नहीं होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तंतु वाह्य श्रेणी कहलाती है जुलाहा, कपड़े बुनने वालों की, ठीक है ना। और कपड़े बुनने वालों में केवल रेशम नहीं आता है, ठीक है ना, जुलाहों की श्रेणी कहते हैं, कपड़े बुनने वालों की श्रेणी। तो पहला क्वेश्चन तो पूछा तंतु वाह्य श्रेणी का उल्लेख गुप्त काल के किस अभिलेख के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में, लाट प्रदेश कौन सी जगह को कहा गया है, तो उतारिएगा गुजरात के लिए लाट प्रदेश शब्द काम में लिया गया है। फिर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा बसपुर कौन सी जगह है, तो उसका उत्तर हुआ आपके पश्चिमी मालवा। आपको याद होगा ना, आपने आकर अवंती भी पढ़े थे, पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा के लिए, और यहां पर देखिए बसपुर शब्द किसके लिए आया है, पश्चिमी मालवा के लिए आने का काम किया गया है। इसके बाद चौथा सवाल आया सूर्य मंदिर कहां पर बनवाया गया, तो उसका उत्तर हो गया आपके बसपुर के अंदर।
सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये देखिए मंदसूर लेख के ऊपर कई सवाल आ चुके हैं। अभी मैंने कहा कि ये अभिलेख बताता है कि गुप्त काल में आर्थिक स्थिति कमजोर है। कैसे है कमजोर? देखिए श्रेणियां एक ही जगह पर रहकर व्यापार करती है, घूम घूम कर व्यापार नहीं करती है श्रेणियां। तो देखिए श्रेणी अपनी जगह परिवर्तित कर रही है। गुजरात को छोड़ के कहां जा रही है? दसपुर। इसका मतलब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, इसी कारण श्रेणियां जगह छोड़ने का कार्य कर रही है। तो ठीक है ना, समझ गए? इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर है। आपको पढ़ाया था ना, फाइयान क्या लिखता है कि गुप्त काल में व्यापार के क्षेत्र में किनका प्रयोग किया जाता था? कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ये मैंने आपको फाइयान के अकॉर्डिंग बताने का कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर 5 पे आइए। नंबर 5 लिखिएगा, कुमार गुप्त पहला शासक था जिसके अभिलेख बांग्लादेश से भी प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइएगा पहला गुप्त शासक जिसने बांग्लादेश को जीता, इसने तो नहीं जीता, बिल्कुल भी ध्यान रख लेना। कुमार गुप्त पहला गुप्त शासक था, ठीक है ना, गुप्त कर लीजिएगा। पहला गुप्त शासक था जिसके अभिलेख बांग्लादेश से भी प्राप्त हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने कहा कि इस राजा ने बांग्लादेश को नहीं जीता है, ठीक है ना। और देखिए इस राजा की तो हमको कोई भी बड़ी विजय का उल्लेख ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस राजा ने बांग्लादेश को नहीं जीता है, पर यह पहला गुप्त शासक है जिसके अभिलेख बांग्लादेश से प्राप्त हो रहे हैं। तो आप पढ़ चुके हो समुद्रगुप्त ने बांग्लादेश को जीता था। आप लिखे थे ना समतट बांग्लादेश का तटीय भाग, डब्बाक बांग्लादेश का केंद्रीय भाग, ठीक है। मैंने पढ़ाया था आपको एमपीआई लेख का चंद्र। तो एमपीआई लेख का चंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय माने तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी बांग्लादेश को जीता था। इसका मतलब कुमार गुप्त को बांग्लादेश का राज्य उत्तराधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना तो समुद्रगुप्त के अभिलेख बांग्लादेश से मिले, ना ही चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख बांग्लादेश से मिले। तो ये पहला गुप्त शासक है जिसके अभिलेख बांग्लादेश से भी प्राप्त हो रहे हैं। धनदेह लेख, दामोदरपुर लेख, ताम्रलेख, बेग्राम ताम्रलेख, ये जगह कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर, जहां से इसके अभिलेख प्राप्त होने का काम कर रहा है। बांग्लादेश, आसाम भी सर, आसाम नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश से केवल धनदेह, दामोदरपुर और बेग्राम ताम्रलेख बांग्लादेश से प्राप्त हो रहे हैं कुमार गुप्त के। चलिए आगे बढ़िएगा। अभी तक हमने पढ़ा कि कुमार गुप्त के अभिलेख भारत के अलग अलग भागों से प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब कुमार गुप्त का राज्य बहुत विस्तृत था। पर मैंने कहा कुमार गुप्त ने कोई विजय प्राप्त करी हो, ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन बनता है गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शांति का शासनकाल किस राजा का माना जाएगा? कुमार गुप्त का मानने का कार्य किया जाएगा। लंबा भी है ना इसका टाइम पीरियड। तो उतारिए ये लाइन, गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शांति का काल कुमार गुप्त का माना जाता है। इसका कारण बता दिया, इस राजा की कोई भी विजय का हमें जिक्र मिलने का कार्य नहीं कर रहा है। इस कारण हम लोग कहते हैं गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शांति का काल कुमार गुप्त का माना जाएगा। पर यहां थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस राजा के अंतिम समय में थोड़ी सी शांति भंग हो रही है, कोई आक्रमण हो रहा है, पर उस आक्रमण को भी ये नहीं रोकेगा, इसका बेटा स्कंद गुप्त रोकेगा। और हमको पता चलता है कि उसी समय लगता है ये कुमार गुप्त मर गया होगा, तो थोड़ी शांति भंग होने का काम करेगी, ठीक है। अलग से उतारिए, लिखिएगा कुमार गुप्त के अंतिम समय में, कुमार गुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्र नामक जाति का आक्रमण हुआ। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो आप पुष्यमित्र शुंग पढ़ते हो, ठीक है ना, और यहां पर क्या आ रहा है? पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ है। ये जाति कहां रहती है? आपको तनाव क्रिएट नहीं करना, ठीक है ना। वायु पुराण में लिखा हुआ है नर्मदा नदी के तट पर मेकल नामक स्थान के ऊपर यह जाति रहती थी, ठीक है ना। तो कुमार गुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्र नामक जाति का आक्रमण हुआ, जिन्हें इसके पुत्र स्कंद गुप्त ने पराजित किया। और हमको पता चल रहा है कि लगता है इसी समय कुमार गुप्त की भी मृत्यु होने का काम हो गई है, ठीक है ना। चलिए अब हम कुमार गुप्त के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके जीके का फेमस है। आप पढ़ते हो नालंदा शिक्षा केंद्र किसके द्वारा बनवाया गया? तो हमको यह बात बताता कौन है? और देखिए वहां पर यह लाइन थोड़ी लिखी है कि नालंदा शिक्षा केंद्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। ये देखिए जीके के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, पर वास्तव में ये सही थोड़ी है। नालंदा तो शिक्षा केंद्र बहुत पहले ही बन चुका है। नालंदा शिक्षा केंद्र को दान देने वाला पहला गुप्त शासक था कुमार गुप्त। इस कारण हम लिख देते हैं कि कुमार गुप्त ने नालंदा शिक्षा केंद्र का निर्माण करवाने का काम किया था। बिल्कुल गुरुजी, भले ही इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन हवेन सांग ने इसे नालंदा शिक्षा केंद्र को दान देने वाला पहला शासक बताया है। चलिए यही लाइन मैंने कही है। तो पुष्पेंद्र शर्मा, राजाओं की आर्थिक स्थिति खुद की कभी कमजोर हुई है क्या? बेचारी जनता की कमजोर होती है, आज भी तो हो रही है ना। आज भी हमारे बड़े बड़े राजाओं की क्या इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर है क्या? आधुनिक राजाओं की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आप समझ रहे हो इस चीज को। तो स्थिति राजाओं की कभी कमजोर नहीं होती है, मरती बेचारी जनता ही मरने का कार्य करती है। तो चलिए उतारिए, इसी तरह लिखिएगा हवेन सांग के अनुसार, ठीक है ना, हवेन सांग के अनुसार नालंदा शिक्षा केंद्र को दान देने वाला
और इसी के अकॉर्डिंग क्या कह दिया, नालंदा शिक्षा केंद्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा शिक्षा केंद्र को दान देने वाला प्रथम गुप्त शासक शक्रादित्य था। देखिए ये नाम बता रहा है, और इस शक्रादित्य की पहचान हमने किससे करी है, कुमार गुप्त से करने का काम किया है। ठीक है, तो हवेनसांग के अनुसार नालंदा शिक्षा केंद्र को दान देने वाला पहला गुप्त शासक शक्रादित्य था। उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा ना, हमने कह दिया कि नालंदा शिक्षा केंद्र बनवाया किसके द्वारा गया, कुमार गुप्त के द्वारा बनवाने का काम किया गया। देखिए हवेनसांग और भी गुप्त राजाओं के नाम बताता है जिन्होंने नालंदा शिक्षा केंद्र को दान देने का काम किया था, जिसके अंदर बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त और व्रज नामक गुप्त राजाओं ने भी नालंदा शिक्षा केंद्र को दान देने का कार्य किया था। तो ध्यान रखिएगा, केवल कुमार गुप्त नहीं है, और भी गुप्त शासक है जिन्होंने नालंदा शिक्षा केंद्र को दान दिया था। चलिए उनके भी नाम उतारिए, लिखिएगा। नालंदा शिक्षा केंद्र को बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त व व्रज नामक गुप्त राजाओं ने भी दान दिया था। ये देखिए आपके गुप्तों के पतन का कारण आ रहा है, और ये बात भी हमको कौन बताएगा, चीनी यात्री हवेनसांग बताने का कार्य करता है। सर इसके 3 नाम थे क्या, बेटा नाम तो कुमार गुप्ती था, महेंद्रादित्य इसकी उपाधि है, और शक्रादित्य इसको का हवेनसांग के द्वारा कहने का काम किया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया, तो सर प्लीज बताइएगा। तो मैंने कहा ना, चुनना कुमार गुप्ती चुनना, क्योंकि ये जीके का फेमस क्वेश्चन है, और हम ऐसे सवाल के साथ छेड़खानी करने का काम नहीं करते हैं। और जो सही लाइन लिखी है ना, वो आपको बताने का काम कर दिया, और कह भी दिया है आपको कि नालंदा शिक्षा केंद्र कुमार गुप्त ने बनाया, आप यही मान के चलने का काम कीजिएगा। देखिए मैंने कहा ना, गुप्तों के पतन का कारण आ गया है। अंतिम गुप्त राजाओं में से ज्यादातर ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया है, बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, और ये लोग अहिंसा की नीति पर चल रहे हैं। और देखिए भारत में नया आक्रमण चालू होने वाला है, हुणों का आक्रमण चालू होने का काम करेगा। हाँ जितेंद्र बिल्कुल सही पहचाने हो, ठीक है ना। बाकी क्लास के अंदर खड़ा हूं, इस कारण जाति से रिलेटेड बात नहीं कर पाता हूं, ठीक है। नालंदा शिक्षा केंद्र को और भी गुप्त राजाओं के द्वारा दान देने का कार्य किया गया है, ठीक है। डिंपल के कब बनवाया, अशोक के समय ही नालंदा बन चुका था, हकीकत के अंतर्गत तो शिक्षा केंद्र। सर एक बार दान दिया तो ये राजा दोबारा दान कैसे दे सकते हैं, क्यों दोबारा नहीं दे सकते दान, आप गाय को दिन में एक दिन ही चारा खिलाओगे, अगले दिन ही खिलाने का कार्य करोगे। सर इसे कितनी बार दान दिया गया, कई बार दान दिया गया, कई राजाओं ने दिया, कई व्यापारियों ने दान देने का कार्य किया गया। बिल्कुल देसा तीनों अभिलेख बांग्लादेश के थे, धंधे, दामोदरपुर और बिग्राम। तो ये आपके कंप्लीट हो गया है कुमार गुप्त। और मैंने कहा था पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ, उसको पराजित करेगा कुमार गुप्त का बेटा स्कंद गुप्त, और मैंने कहा उसी समय कुमार गुप्त की भी हो गई है मौत, ठीक है। चलिए अगले और अंतिम बड़े गुप्त राजा के ऊपर आते हैं, और उसके बाद गुप्तों की भी हालत वैसी होने वाली है जैसे अशोक के बाद मौर्यों की होने का काम किया था। प्रारंभिक समय में गुप्त शैव धर्म से संबंधित है, गलत है, महेंद्र सिंह राजपुरोहित क्लियर बता दिया है। प्रारंभिक समय में गुप्त शासक वैदिक धर्म होगा, केवल शैव धर्म नहीं होने का काम करेगा। चलिए गुप्तों का एक और बड़ा शासक पढ़ रहे हैं, और इसके बाद गुप्तों की भी पतझड़ चालू हो जाएगी। स्कंद गुप्त, हाँ ये पुष्पेंद्र समझ नहीं रहा है क्या, वो मेरे को लिखे कि सर एक बार दान दे दिया तो फिर दोबारा दान कैसे दे सकता है। निर्मल जी का उदाहरण दे रहे हैं ना, कई बार दान दे सकते हो, ठीक है, और ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत मेरे को दान देने का कार्य कर देना, ठीक। स्कंद गुप्त क्रमादित्य, और इसका टाइम पीरियड हमने ये निकाला है बाकायदा अभिलेखों के अकॉर्डिंग, ठीक है। 455 से 467 ईस्वी टाइम पीरियड है स्कंद गुप्त का टाइम पीरियड। चलिए पहले सवाल का उत्तर, ये राजा भी आसानी से राजा नहीं बना है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। स्कंद गुप्त को भी राज्य प्राप्ति के लिए किसके साथ संघर्ष करना पड़ा है ना, कहां लिखवाया था, हाँ नैन सिंह कहां लिखवाया था कि स्कंद गुप्त को भी राज्य प्राप्ति के लिए अपने किसी न किसी भाई के साथ संघर्ष करना पड़ा है। एक साथ ही क्लियर करवा दिए थे ना 4 क्वेश्चन, तो पूर्व गुप्त के साथ में संघर्ष करना पड़ा है। अब सुनना, ये कई लोग बाप बेटों पर उलझते हैं ना, उनके लिए सबक देता हूं एक, सुनिएगा। स्कंद गुप्त का पिता तो है कुमार गुप्त, ठीक है। स्कंद गुप्त की मां का नाम निकाल के बताओ। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया, स्कंद गुप्त की मां का नाम निकालना है, मेहनत करो, बैठ के किताबें के पन्ने इधर उधर करने की कोशिश करो, और पूछूंगा कि लाए हो तो लाए कहां से हो, ये भी बताने का काम करना। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, स्कंद गुप्त को राज्य प्राप्ति के लिए अपने भाई पुरु गुप्त के साथ संघर्ष करना पड़ा, मुझे इसकी मां का नाम निकाल के बताना है, ठीक है। खोजिए ना, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी खोज करते हैं, इस कारण दिया ये सवाल, ठीक है। चलिए स्कंद गुप्त के कौन कौन से अभिलेख आपने पढ़ लिए हैं वो भी बताने का काम कीजिएगा। स्कंद गुप्त के, हाँ इन्होंने लिखा है कि सर निर्मल जी ने कितनी बार दान दिया, भाई पूछ रहा था मेरे से एक स्टूडेंट कि सर एक बार ही दान देने के बाद कैसे और दान दे सकते हैं, तो मैंने कहा मैं खड़ा हूँ, थोड़ा थोड़ा दान मेरे को दे देना, अगर ज्यादा देने की इच्छा है तो देना ही नहीं चाहते हो ना। सर कुमार गुप्त की पत्नी का नाम क्या था, देखो चालू हो गए, ठीक है ना। सर कुमार गुप्त की तो आपने शादी ही नहीं करवाई, तो शादी नहीं करवाई तो फिर बेटा आता कैसे, इस बारे में भी आप ही बोल दो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं मैंने कहा ना पत्नी वाले और माँ वाले टेंशन बहुत लेते हैं ना, और केतु दबे किसकी औरत को कहा जमा रहे हो जाके। मैंने कहा स्कंद गुप्त की माँ का नाम बताओ, और फिट कर दिया कुबेर नागा, नाराज हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसकी पत्नी है कुबेर नागा, और मारेगी उसकी बेटी प्रभावती गुप्ता, ठीक है ना। वो अज्जू गुजर लिख रहा है महादेवी, बिल्कुल नवीन एक चीज का उत्तर आ गया।
मैंने स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख आपको पढ़ा दिए कहीं पर, बिल्कुल। एक तो मैंने ये पढ़ाया आपको सूपिया लेख, याद होगा ना। मैंने कहा था घटोत्कच गुप्त वंश का पहला राजा है। ये हमको कौन से अभिलेख के अकॉर्डिंग पता चलता है? सूपिया लेख। और सूपिया लेख किसका है? स्कंदगुप्त का, याद होगा ना, लिखवाने का कार्य किया है, ठीक है। एक और लेख मैंने आपको पढ़ा दिया स्कंदगुप्त का, ये लेख भी पढ़ाया, भीतरी लेख, उत्तर प्रदेश से मिला है। आपको याद होगा ना, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया, उसके बारे में भी हमको कहां से पता चलता है? स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से प्राप्त हुआ है। प्रीतेश यादव बहुत गलत शब्द यूज कर रहे बेटा। सर वेश्या से पैदा था, ये तो भाई मैंने कभी भी नहीं पढ़ी बेटा। उत्तर नहीं आए तो उसका अर्थ ये तो नहीं हो जाता ना कि सीधा ही वेश्या से उत्पन्न बताने का कार्य कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सवाल का मुझे ऐसा भी जवाब सुनना पड़ेगा। मैं बता देता हूं, नहीं पता है तो वापस 3 सवाल रिपीट कर रहा हूं। स्कंदगुप्त को राज्य प्राप्ति के लिए उलझना पड़ा अपने भाई पुरुगुप्त के साथ, ठीक है। स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख हमने पढ़ लिए, सूपिया लेख जिसमें घटोत्कच को गुप्त वंश का पहला राजा कहा गया, भीतरी लेख जिससे समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ के बारे में जिक्र मिलता है। चलिए अब मैं प्रॉब्लम दूर करता हूं। ध्यान रखना, स्कंदगुप्त की माता का नाम नहीं मिलता है ओरिजिनली, तो ये माता का नाम नहीं मिल रहा है। तभी तो आपको कहता हूं कि क्यों बीच बीच में कुचरनी करते रहते हो, किसकी मां कौन है, किसका बाप कौन है, भाई कौन है, ये कुचरनी हिस्ट्री में नहीं करने की, ठीक है ना। ओरिजिनली स्कंदगुप्त की माता का नाम मिलता ही नहीं है। हाँ, एक विद्वान ने ढूंढा है, और देखिए ढूंढने का तरीका कितना अच्छा काम मिल लिया है, ठीक है। सुनना, ढूंढने का तरीका कितना अच्छा काम मिल लिया है। स्कंदगुप्त के समय किसके आक्रमण पढ़ूंगा अभी मैं आपको? इनके आक्रमण पढ़ूंगा। देखिए बहुत खतरनाक आ गए इंडिया में। सुनना, स्कंदगुप्त की माता का नाम कैसे लिखवाऊंगा? स्कंदगुप्त के समय भारत में हूणों के आक्रमण चालू हो गए, और वहां क्या लिखा हुआ है कि स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करने के बाद अपनी माता के पास उसी तरह गया जैसे कि भगवान श्री कृष्ण किसके पास में गए थे? देवकी के पास में गए। देवकी वर्ड मिल गया हमको। देखिए तो सिल्वान लेवी नामक विद्वान स्कंदगुप्त की माता का नाम क्या बता रहे हैं कि देवकी हो सकता है। देखिए हो सकता है तो नॉट कंफर्म, प्लीज कंफर्म नहीं है किसी भी स्थिति के अंतर्गत। तो देखिए ये परेशानी आती है हिस्ट्री के अंदर। तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि इतिहास पढ़ते समय आलतू फालतू सवालों का कोई उद्देश्य नहीं होता, और ना ही हमारे इतिहास के विद्वान इस टाइप के सवाल देने का कार्य करते हैं। चलिए ये पहली बात हो गई। चलिए अब हमको स्कंदगुप्त का समय निकालना है, ठीक है ना। ये चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं आपको? क्योंकि अब ये एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम बेटा थोड़ी खत्म हो रही है। एडजस्ट करते करते हार गए थे हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग बाकायदा अभिलेखों के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड निकालने का कार्य करेंगे। हाँ बेटा निकिता बिल्कुल सही कह रही हो आप, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है जहां हर एक आके जुगाली करने का काम कर लेता है जाके। आप बिलीव नहीं करोगे निकिता सिंह, हम लोग जब बीए और एमए की कॉपियां चेक करते हैं ना, तो हम 300 में से 10% रिजल्ट रहा है। क्योंकि स्टूडेंट पढ़ के कुछ नहीं आता है, पे जाता है हिस्ट्री के गप्पे ही गप्पे, उसको लगता है कि बिना सोचे हमको पास करने का कार्य कर दिया जाएगा। तो लोगों को लगता है हिस्ट्री सब्जेक्ट में जहां जाए वहां कलाकारी करने का काम कर सकते हैं। ये तो ऑनलाइन क्लासेज है, ऑफलाइन के अंदर सामने बैठे तो पता चलता है हकीकत के अंदर कितना दम है। चलिए आगे बढ़ता हूं। स्कंदगुप्त का समय निकालना है, ठीक है ना। उतारिएगा जूनागढ़ लेख उतारिए। पहले तो ध्यान रखना, आप पढ़ चुके हो जूनागढ़ लेख ओरिजिनली किस राजा का कहलाएगा? रुद्रदामन का कहलाएगा, ठीक है ना। और उस लेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने लिखवाने का काम किया था, ठीक है। जूनागढ़ लेख टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ है देखिए, 136 गुप्त संवत। मैंने क्या कहा था? एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो गई। कुमार गुप्त की लास्ट डेट क्या मिली थी? 136, ठीक है। डिंपल ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, वो चीज नहीं बताऊंगा। जूनागढ़ लेख मैंने कहा ना एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम खत्म हुई। कुमार गुप्त की लास्ट डेट क्या मिली? 136। और स्कंदगुप्त का पहला अभिलेख भी किस डेट का है? 136। कंफर्म कुमार गुप्त मरा 136 में और उसका बेटा राजा बना स्कंदगुप्त 455 या 136 गुप्त संवत के अंतर्गत। डैश करके लिखिए, यह स्कंदगुप्त के शासन काल का प्रथम अभिलेख है, फर्स्ट अभिलेख है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभिलेख, ध्यान रखना। इस अभिलेख के अंदर कितनी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, सुनिएगा। इसमें लिखा है कि, इसमें लिखा है कि, उतारते चलिएगा, गुप्त काल में काल गणना, समय की गणना, गुप्त काल में काल गणना गुप्त संवत में होती थी। आपको याद होगा ना, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कई संवत के नाम भी नहीं मिलते, डेट भी नहीं मिलती, हमने निकाले। फिर मैंने आपको कहा था कई संवत के नाम मिलते हैं तो डेट नहीं मिलती, तो वो हमने निकालने का काम किया। देखिए यहां कितना शानदार उत्तर आ गया। हमें गुप्त संवत का नाम मिलता है और गुप्त काल में काल गणना गुप्त संवत के अंतर्गत होती थी, पर गुप्त संवत का टाइम क्या है ये हमको पता नहीं चला, तो हमने निकालने का काम किया। तो जूनागढ़ लेख बता रहा है हमको क्लियर कि गुप्त काल में काल गणना गुप्त संवत में की जाती थी। तो गुप्त संवत की डेट किसने निकाली है? हमने निकालने का काम किया। चलिए अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभिलेख इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बेटा नवीन। जूनागढ़ लेख भी कह सकते हो या गिरनार लेख भी कह सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। चलिए अभी और लाइन उतारनी है आपको इस अभिलेख के ऊपर। आगे लिखिएगा, यह लेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है, भगवान विष्णु की पूजा से प्रारंभ होता है। तो आप कहोगे ये कैसे इंपॉर्टेंट है? तो आपको पता है ना, इससे पहले वाला राजा कुमार गुप्त कहां ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था? बुद्ध धर्म में ज्यादा दिखा रहा है ना,
बिल्कुल अजय, गुजरात के अंतर्गत ही जूनागढ़ लेक या गिरनार लेक, कंफ्यूज मत होइए। यह लेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। अब जो लाइन आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, इस लेख से पता चलता है कि स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र किसको कहा गया, गुजरात को, ठीक है ना, सौराष्ट्र का गोप्ता बनाते समय, गोप्ता लिखना है, ठीक है ना, कोप्ता नहीं लिखना है, सौराष्ट्र का गोप्ता। गोप्ता क्या होता है, सीमावर्ती क्षेत्र का अधिकारी, सीमावर्ती क्षेत्र का प्रधान, इसके लिए गुप्ता वर्ड काम में लिया जाता है। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गुप्ता बनाते समय काफी सोच विचार किया था, ये देखिए, इस लाइन को समझना, गुरुजी मैं हीना सर जी, मीना मुझे पता ही नहीं था, काफी सोच विचार किया। देखो, काफी सोच विचार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, यहीं से उत्तर निकलता है। इसका मतलब सौराष्ट्र बहुत सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील एरिया है। क्यों है संवेदनशील, उत्तर आ रहा है आपके बहुत बड़े सवाल का। एग्जामिनर आपको पूछता है कि गुप्त काल में भारत पर आक्रमण करने वाली एकमात्र विदेशी जाति बताओ, तो आप पढ़ते हो हुण, आगे आपके उत्तर। ये सौराष्ट्र के क्षेत्र में कौन आके बैठ गए हैं, ये बैठ गए हुण, बहुत खतरनाक है हुण। देखिए, कभी एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला ना, तो वहां पर मैं हुणों के बारे में बताऊंगा कितने खतरनाक थे ये हुण। हुणों का एक नेता हुआ था ऑडो ओलेरिक, वो क्या कहता है कि घास जितनी घनी होती है उतना ही काटने में मजा आता है। इसका अर्थ क्या है कि थोड़े लोग हो तो मारने में क्या मजा आता है, सामने लोग ही लोग नजर आए ना तो काटने के अंतर्गत मजा आता है। तो ये हुण बहुत खतरनाक जाति है जो भारत के अंदर घुस गई है, और बैंड बजने वाला है किनका, हुणों का बजने का काम, सॉरी गुप्तों का बैंड बजने का काम हो जाएगा। तो भारत में हुणों के आक्रमण चालू हो रहे हैं, तो ये आपके गुप्तों के पतन का एक और नया कारण आ गया। पढ़ा दिया ना कई कारण। गुप्त काल में उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा है, अंतिम गुप्त राजाओं ने बुद्ध धर्म को स्वीकार करने का काम कर लिया है, और अब टपक पड़े हुण भारत के अंतर्गत। पर देखिए, हमारा ये स्कंद गुप्त हुणों के साथ संघर्ष करेगा, अभी हम आगे बातचीत करने का काम करेंगे। बेटा बिल्कुल अजय, मलिच्छ किनको कहा गया है, हुणों को ही कहा गया, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो, मलिच्छ शब्द हुणों के लिए ही काम में लिया गया है। तो आगे देखिए, स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गुप्ता बनाते समय काफी सोच विचार किया। क्यों किया, क्योंकि विदेशी बर्बर हुण भारत के अंतर्गत आने का कार्य कर चुके हैं। चलिए, स्कंद गुप्त का पहला समय हमने निकाल लिया जूनागढ़ लेख के अकॉर्डिंग, 136 प्लस 319 इजिकल टू क्या हो गया, 455। लास्ट टाइम निकालते हैं, फिर हुणों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, गढ़वा लेख, ये मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद से। और एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको सारे अभिलेख नहीं पढ़ाए और पढ़े भी नहीं होते ना, तो ध्यान रखिएगा, गढ़वा लेख केवल इसका नहीं है, गढ़वा नामक जगह से और भी गुप्त राजाओं के अभिलेख मिल चुके हैं। जहां इंपॉर्टेंट होते हैं ना वहीं पढ़ाते हैं। कल को आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर गढ़वा लेख तो उसका भी था, तो हाँ बिल्कुल है, औरों के भी है, पर जहां इंपॉर्टेंट होगा वहीं हम लोग बातचीत करने का काम करेंगे। इलाहाबाद के पास में गढ़वा नामक जगह, ठीक है ना। लिखिएगा, यह स्कंद गुप्त के शासन काल का अंतिम लेख है, तो इसकी लास्ट डेट हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और देखिए, कहोम लेख में क्या डेट लिखी हुई है, 148 गुप्त संवत का है कहोम लेख। राधिका कर क्या रही है, खेल रही है सुबह सुबह, डीडी लिखती है, एसएस लिखती है, क्यूक्यू लिखती है, लंबा चौड़ा लिखती है, ठीक है मैं समझ गया। गढ़वा लेख 148 गुप्त संवत का है, ठीक है। लास्ट डेट निकल गई ना, 148 प्लस 319 इजिकल टू कितना हो गया, 467। चलिए, खूब कलाकारी कर ली मैंने कहा, अब एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होने का काम कर गई हमारे, ठीक है। इतना ही समझना है, डेटें निकाल के बताइए ना आपको। ये लेख मैंने क्यों लिखवाया, डेट लिखवाने के लिए लिखवाया नहीं, लिखवाया बिल्कुल भी गलत बात है। मुझे मेरा कोई और काम करना था, तब मैंने ये गढ़वा लेख आपको करवाया। सुनिएगा, पद जातियों में कन्वर्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पद जातियों में कन्वर्ट होते हैं, नाम नहीं लूंगा वरना को नाराज हो जाते फालतू। व्यवसाय जातियों में कन्वर्ट होते हैं, सुनार ने, लुआर ने, कुमार ने, ये कोई जातियां है क्या ओरिजिनली, अरे ये तो व्यवसाय थे जो जातियों के अंतर्गत कन्वर्ट होने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र फेडुलिज्म, हाँ बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। गुप्तों के पतन का मुख्य कारण सामंतवाद था, बिल्कुल सत्य जवाब है। गुप्तों के पतन का क्या, ये तो भारत के पतन चालू हो गया पूरा के पूरा। लगता है ये गुप्त काल से ही इंडिया के पतन की भूमिका तैयार हुई, और ये सामंतवाद इतना खतरनाक होने वाला है अगले काल के अंतर्गत कि भारत विदेशी रास्ता के अंदर जाएगा, लंबे समय तक जाने का काम करेगा। हिम्मत यादव, कोई पर्सनल बात नहीं करने का, ठीक है ना, नहीं बोलूंगा। स्कंद गुप्त के शासनकाल का अंतिम लेख है, क्यों लिखवाया सुनो। इस लेख में कायस्थ जाति का उल्लेख है, कायस्थ उतारना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कायस्थ जाति का उल्लेख है। देखिए, कायस्थ क्या है, लिखाई का काम करने वाले क्या कहलाते हैं, कायस्थ कहलाने का काम करते हैं, ठीक है ना। लिखने वाले पद था कायस्थ, लेखक वो किस में कन्वर्ट हो गए, जाति के अंतर्गत कन्वर्ट होने का काम कर गए। ओके, मेरी आज की क्लास का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल की क्लास में लेंगे थोड़ा सा स्कंद गुप्त, अन्य गुप्त शासक, और उसके बाद में गुप्त काल, इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज, और थोड़ा सा प्रशासन वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। कोई गारंटी नहीं है, उम्मीद करूंगा पुनः मिलूंगा आपसे कल की क्लास के अंदर। धन्यवाद।
प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, खूब सारा आशीर्वाद सबको बेटा। सुनीता जी, अखिलेश जी, रीना जी, फूलचंद भाई, बीरबल सिद्ध जी, दिव्यांशु मेहता जी, पूजा जी, पूजा बाद में बात करेंगे बेटा इसके बारे में, मनीष राय, राजू जी, स्वाति बेटू जी। चलिए सब बढ़िया है। देखो एक तो हम लोग है ना, मैं अच्छा हूँ भाई, एक तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, किसकी बात कर रहे थे, मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा हम लोग कर रहे थे। क्या मौर्यकालीन प्रशासन की बात कर रहे थे। और कल मैंने आपको कहा था कि हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इस मौर्यकालीन प्रशासन में, एक तो 26 अध्यक्षों की और 18 तीर्थों की, ठीक है। तो उसी की हम लोग चर्चा करने वाले। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, ठीक है। खूब सारा आशीर्वाद अशोक भाई, ठीक है, सभी को आशीर्वाद खूब सारा, है ना। कल वाली बात बताओ सर, अरे कल वाली बात कुछ नहीं थी, है ना। चलिए देखो, मौर्य प्रशासन की हम लोग चर्चा कर रहे थे। मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च एक तरीके से सर्वे सर्वा कौन है, राजा है। सर्वे सर्वा कौन है, राजा है, ठीक है। और फिर मैंने आपको कहा कि राजा के प्रशासन में सहयोग के लिए राजा से जस्ट नीचे क्या थे, तीर्थ थे। क्या थे, तीर्थ। तीर्थों की मैं यदि बात करूं तो ध्यान रखना, तीर्थ जो थे ना वो बेटू जी प्रथम श्रेणी के कर्मचारी थे। प्रथम श्रेणी के कर्मचारी थे या प्रथम श्रेणी के अधिकारी हुआ करते थे। कौन, तीर्थ। आगे बात समझ में क्लियर है। इन तीर्थों से नीचे, इन तीर्थों से नीचे हुआ करते थे जिन्हें कहा जाता था अध्यक्ष। क्या कहा जाता था, अध्यक्ष। तीर्थों से जस्ट नीचे थे जिन्हें क्या कहा जाता था, अध्यक्ष कहा जाता था। और अध्यक्ष जो बात करें तो अध्यक्ष ध्यान रखना बेटा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी थे। कौन सी श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी थे। कौन, अध्यक्ष। या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे। कौन है, अध्यक्ष। आगे बात समझ क्लियर है। सर्वोच्च कौन है, राजा है। सर्वोच्च कौन है, राजा। राजा किस किस में सर्वोच्च है, ध्यान देना। राजा प्रशासनिक तंत्र का, प्रशासन का सर्वोच्च है। राजा प्रशासन का क्या है, सर्वोच्च है। राजा सैन्य व्यवस्था का, राजा सैन्य व्यवस्था का क्या है, सर्वोच्च है, ठीक है। और राजा जो है न्याय व्यवस्था का, राजा जो है न्याय व्यवस्था का क्या भी है, सर्वोच्च है। मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, राजा। सैन्य दृष्टि से सेना का सर्वोच्च सेनापति, सेना का सर्वोच्च सेनापति, निशु बेटू धन्यवाद। सर्वोच्च सेनापति कौन होगा, राजा होगा। न्याय व्यवस्था की बात करूं मैं तो न्यायिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होगा बेटू जी, ध्यान रखना जी। कहां पर कौन होगा, राजा होगा। कौन होगा, राजा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। राजा से जस्ट नीचे, राजा से जस्ट नीचे उसके प्रशासन में सहयोग करने के लिए कुल कितने तीर्थ थे, 18 तीर्थ थे। कितने तीर्थ थे, 18 तीर्थ थे। आगे बात समझे। और इन्हीं तीर्थों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था बेटा, अमात्य कहा जाता था। इन्हीं तीर्थों को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। सबसे जो सर्वोच्च जो हुआ करता था अमात्य, वो हुआ करता था प्रधानमंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री या पुरोहित। उससे नीचे द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। और ध्यान रखना बेटू जी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को अध्यक्ष में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। पूसाराम जी धन्यवाद बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने, प्रदीप धन्यवाद। अब सुनो बेटा, केवल चीजें समझना। राजा सहित कुल अध्यक्षों की संख्या 27 बताई जाती है, लेकिन ध्यान रखना विशेष बात क्या, विशेष बात यह थी कि राजा के अलावा कुल कितने, 26। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केवल और केवल 26 का ही उल्लेख मिलता है। केवल और केवल कितने का, 26 का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें राजा शामिल नहीं है। बात समझ में आ गई क्या। देखो, प्रथम श्रेणी के अधिकारी है तीर्थ, प्रथम श्रेणी के अधिकारी है कौन, तीर्थ। और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी कौन है, अध्यक्ष। कौन है, अध्यक्ष। अब ध्यान से सुनना, इसको बात करें तो ये तो एक तरीके से जेठ जी है और ये उनकी बहू है। क्या है, जेठ जी है और ये क्या है, बहू है। अब बहू सीधे सीधे जेठ जी से बात करेगी क्या, नहीं करेगी, देवर के माध्यम से करेगी। किसके माध्यम से करेगी, देवर के माध्यम से। तो यहाँ देवर वाली भूमिका में कौन होंगे, ध्यान रखना, देवर सबसे उपयुक्त होता है। देवर सबसे क्या होता है, सबसे उपयुक्त होता है। कौन, देवर। तो यहाँ पर शब्द मिलता है उपयुक्त या युक्त। उपयुक्त या युक्त जो थे वो तृतीय श्रेणी के अधिकारी थे। कौन सी श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के अधिकारी थे। आगे बात समझ में क्लियर है ना बेटू जी। और ये ध्यान रखना, ये तीर्थ और अमात्य, तीर्थ अमात्य या फिर मैं बात करूं अध्यक्ष, तीर्थ और अध्यक्षों के बीच में संयोजक कड़ी के रूप में, क्या चीज, संयोजक कड़ी के रूप में कौन होगा आपका, युक्त या उपयुक्त। बात समझ में आ गई क्या। ये आपके क्या है, तृतीय श्रेणी के अधिकारी है। कौन सी श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के अधिकारी, तृतीय श्रेणी के क्या है, अधिकारी हैं। और ध्यान रखना, ये ऊपर से ध्यान रखना क्या चीज, तीर्थ और अध्यक्षों के मध्य संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करते थे। क्या बात, तीर्थ और संयोजक, तीर्थ और जो है अध्यक्ष के मध्य, तीर्थ वे अध्यक्ष के मध्य, तीर्थ वे अध्यक्ष के मध्य, ध्यान रखना, तीर्थ वे अध्यक्ष के मध्य क्या थे, के मध्य संयोजक कड़ी थे, के मध्य संयोजक कड़ी है। ये कौन, युक्त या उपयुक्त। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ना। ये हमने बात कर ली मौर्यकालीन प्रशासन। किसकी बात कर ली, मौर्यकालीन प्रशासन। बेटा अमात्य और महामात्य एक ही है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, उसी को महामात्य कहते थे। वस्तुतः महामात्य अलग प्रतिरूप में, अलग स्वरूप में नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे महामात्य जो थे वो एक तरीके से धर्माधिकारी के रूप में, जैसे अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष जनता के नैतिक उत्थान हेतु और उनको सही राह दिखाने के लिए महामात्यों की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी, महामात्यों की नियुक्ति की थी, ठीक है। बात समझ में हो गई। आगे क्या, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी। क्लास बफर हो रही है कोमल जी, क्यों हो रहा है बफर भाई, सबका हो रहा है क्या बफर। अरे क्लास बफरिंग सबकी हो रही है क्या, एक बार रिफ्रेश कर लो यदि बफरिंग हो रही है तो जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं 26 अध्यक्ष बताने वाला हूं आपको अभी यहीं पर। यहां तक समझ में आ गई ना चीज, बफरिंग हो रही क्या क्लास, जल्दी बताओ बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और 2 साल से क्लास देख रहे हैं, क्या बात है, कॉन्फिडेंस आ गया बेटा, प्राची बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, जिनका बफरिंग हो रहा है ना तो वो बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना। कई लोगों के जो है कमेंट आ रहे हैं कि बफर हो रहा है, तो एक बार रिफ्रेश कर लो, यहाँ से तो कोई इशू नहीं है, जल्दी से रिफ्रेश कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं 26 अध्यक्षों की बात कर रहा हूं। कितने अध्यक्षों की, 26 अध्यक्ष कौन कौन से थे उसके बारे में मैं आपके लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 26 अध्यक्ष कौन कौन है। बिना किसी कमेंट के बेटा अगले 10 मिनट मैं केवल नाम लिखूंगा, पेन कॉपी रजिस्टर पास में रखना, ठीक है ना। कार्य अपने आप लिख लेना क्योंकि इतना समय नहीं है फिर हमारे पास, ठीक है ना। विवास बेटू नहीं, आपको कैसे भूल गया। चलिए ठीक है, ध्यान देना, मैंने क्या कहा, पेन कॉपी पास में रखना, मैं केवल नाम लिखूंगा, समझाऊंगा, आप बाकी की चीजें कर लेना, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 शब्द मिलता है मुद्रा अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है बेटा, मुद्रा अध्यक्ष शब्द मिलता है। क्या मिलता है, मुद्रा अध्यक्ष शब्द मिलता है। शब्द क्या मिलता है, मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, ध्यान रखो।
मुद्रा का मतलब रुपये पैसे से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? रुपये पैसे से संबंधित होगा। मतलब क्या? सिक्के जारी करने वाला अधिकारी। क्या चीज बेटू जी? सिक्के जारी करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? मुद्रा अध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ क्लियर है ना? और इसी के लिए एक शब्द मिलता है क्या? लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष जो कि सिक्के जारी करता था, लक्षण देखेगा। किसके लक्षण देखेगा? सिक्के के। ठीक है, अब देखो अगली बात, इसी के अधीन एक अधिकारी हुआ करता था जो कि जो सिक्का जारी हो रहा है, जो टकसाल में जो सिक्का जारी हो रहा है, उसके रूप का अवलोकन करेगा कि सिक्का सही बना है या नहीं बना है। उस व्यक्ति को कहा जाता था रूप दर्शक। क्या कहा जाता था? रूप दर्शक कहा जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो मैं बात करूं चाहे मुद्रा अध्यक्ष की, मैं बात करूं लक्षणाध्यक्ष की, ठीक है ना? तो क्या करता था? वस्तुतः सिक्के जारी करता था। इसी के अधीन एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम क्या था बेटा जी? ध्यान रखिएगा, उसका नाम था रूप दर्शक। क्या नाम था? रूप दर्शक। रूप दर्शक क्या करेगा? सिक्के का निरीक्षण करेगा। रूप दर्शक क्या करेगा? सिक्के का निरीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर 2 पे जैसे नाम मिलता है, शब्द मिलता है पण्याध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है? पण्याध्यक्ष। देखो ध्यान से सुनना, शांति से समझना, ठीक है? अब इस शब्द को पण्याध्यक्ष है ना, इस शब्द को तोड़ना। इस शब्द को तोड़ोगे क्या शब्द बनेगा? यहाँ पर ध्यान रखना, पणिधन अध्यक्ष। क्या शब्द बनेगा? पणिधन अध्यक्ष। शब्द क्या बनता है? पणिधन अध्यक्ष। ये केवल आपको समझाने के लिए है ताकि दिमाग में छपे। पणिधन अध्यक्ष, पण्याध्यक्ष होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना? तो पणि किसको कहते थे हम लोग वैदिक काल में? वैदिक काल में जाओ, पणि किसको कहते थे? व्यापारी को। किसको कहते थे? व्यापारी को। तो ध्यान रखना यहाँ पर पण्याध्यक्ष मतलब इसका पणि व्यापार से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? व्यापार से संबंधित होगा। तो ध्यान रखना व्यापार और वाणिज्य का जो अध्यक्ष था, व्यापार और वाणिज्य का जो अध्यक्ष था वो क्या कहलाता था? बताओ। पण्याध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? पण्याध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब देखो नंबर 3 पे शब्द मिलता है कुप्याध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है? कुप्याध्यक्ष शब्द मिलता है। कुप्याध्यक्ष, इस शब्द को भी तोड़ो। कूप धन अध्यक्ष। क्या चीज है? कूप धन अध्यक्ष। कूप का मतलब क्या होगा? कुआं। कूप बोलते हैं ना कुएं को हम लोग। तो ध्यान रखना कुआं कहां बनाओगे? जंगल में। इस शब्द को तोड़ेंगे, बहुत शांति से मस्ती से सुनिएगा, समझिएगा। कूप धन अध्यक्ष निकलेगा ना, तो कूप का मतलब हम समझते हैं ना कुआं, है ना? कुआं कहां बनाओगे आप? जाकर के जंगल में। अर्थात जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। क्या? जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बताओ। कुप्याध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? कुप्याध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? अगला एक शब्द मिलता है बेटू जी, क्या? पोतवा अध्यक्ष। नंबर 4 पे शब्द मिलता है, क्या शब्द मिलता है? पोतवा अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है? पोतवा अध्यक्ष मिलता है। शब्द क्या मिलता है? पोतवा अध्यक्ष। इस शब्द को भी तोड़ो। पोत धन अध्यक्ष। शब्द क्या बनेगा? पोत धन अध्यक्ष। पोत का मतलब हम लोग सामान्य रूप में जहाज देखते हैं ना, या नाव। पोत, नाव को बोलते हैं हम लोग पोत, ठीक है ना? तो ध्यान रखना शब्द क्या है? पोतवा अध्यक्ष। नाव से याद करवा रहा हूं। नाव में बैठ करके क्या चीज है? नाव में बैठ करके आपको माप तोल करना है। नाव में बैठ करके आपको कितना आसान है, देखो नाव में बैठ करके शब्दों को तोड़ लो, याद हो जाएगा। पोतवा अध्यक्ष, पोत धन अध्यक्ष, पोत हम बोलते हैं नाव को। तो नाव में बैठ करके आपको माप तोल करना है। क्या करना है? माप तोल करना है। तो माप तोल अधिकारी मौर्य काल में क्या कहलाता था? पोतवा अध्यक्ष। क्या कहलाता बेटा जी? पोतवा अध्यक्ष। आगे बात समझ क्लियर है ना? अब देखो एक शब्द मिलता है बेटू जी, शुल्क अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है? शुल्क अध्यक्ष। क्या मिल रहा है? शुल्क अध्यक्ष। शुल्क धन अध्यक्ष। सबको तोड़े तो क्या आएगा? शुल्क धन अध्यक्ष। शुल्क किस पर? राजस्व होगा, मतलब शुल्क लगाएंगे, चुंगी लेंगे भाई हम। तो क्या लेंगे? शुल्क का मतलब क्या है? चुंगी, ठीक है ना? तो चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? शुल्क अध्यक्ष। क्या कहलाता था? शुल्क अध्यक्ष। एक शब्द मिलता है नंबर 6, सूत्राध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है बेटा जी? ध्यान रखना, सूत्राध्यक्ष। शब्द क्या मिलता है? सूत्राध्यक्ष मिलता है। इसको भी तोड़ो। सूत्र धन अध्यक्ष। क्या शब्द मिलेगा? सूत्र धन अध्यक्ष। और सूत्र क्या? ये सूत्र हमारा, ठीक है ना? क्या चीज है? वस्त्र। क्या चीज? वस्त्र। तो कटाई बुनाई, और फिर हम क्या करेंगे? पहले तो कपास को काटेंगे, फिर बुनाई करेंगे, फिर उसी से हम लोग क्या बनाएंगे? वस्त्र बनाएंगे। तो वस्त्र उत्पादन अधिकारी जो हुआ करता था वो क्या कहलाता था? सूत्र। धागा। सूत्र का मतलब क्या है? धागा तोड़ लाओ, ठीक है? तो ध्यान रखना सूत्र धन अध्यक्ष। सूत्र का मतलब क्या? धागा। क्या चीज? धागा। आगे बात समझे? तो धागा क्या? वस्त्र उत्पादन अधिकारी क्या कहलाता था? सूत्राध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सूत्राध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ क्लियर है? नंबर 7 पे जैसे शब्द मिलता है आयुधागारा अध्यक्ष। आयुधागारा अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है? आयुधागारा अध्यक्ष। देखो पहला शब्द उठा लो, क्या? आयुध। क्या उठा लोगे? आयुध। युद्ध मतलब क्या चीज? युद्ध। और युद्ध में क्या चलेंगे? अस्त्र चलेंगे, शस्त्र चलेंगे। क्या चलेंगे? तो अस्त्र शस्त्रों का रखरखाव भी जरूरी है, यस और नो? तो अस्त्र शस्त्रों के रखरखाव के लिए नियुक्त अधिकारी क्या कहलाता था? ध्यान रखना बेटा, आयुधागारा अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? आयुधागारा अध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ क्लियर होगी? बात नंबर 8 पे शब्द मिलता है जी, सीता अध्यक्ष। क्या मिलता है? सीता अध्यक्ष। ये तो सबसे आसान है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है सीता अध्यक्ष। सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान रखना क्या पूछा जाता है? सीता अध्यक्ष पूछा जाता है। सीता जी, माता सीता। क्या चीज है? माता सीता, ठीक है ना? और माता सीता जी कहां पर चली गई थी? वन में। कहां पर चली गई थी? वन में। तो दो चीजें ध्यान रखना, क्या याद रखना है? दो चीजें ध्यान रखना बेटू जी। क्या? एक तो राजकीय वन्य भूमि का अधिकारी और साथ ही साथ राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। राजकीय वन्य भूमि का अधिकारी, और वन्य भूमि पर हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे। क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो कृषि विभाग का जो राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष था ना, वो क्या कहलाता था? सीता। देखो सीता जी को कैसे याद रखेंगे? माता सीता वन में गई थी, वनवास में, और वन में हम लोग कृषि करेंगे। क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो एक तो राजकीय वन्य भूमि का अधिकारी, साथ ही साथ कृषि विभाग, राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। आगे बात समझ क्लियर है? नंबर 2 पे लिख रहा हूं, देखो सीता आ गई, सूरा। क्या चीज? सूरा अध्यक्ष। क्या लिखूंगा मैं? सूरा अध्यक्ष। सूरा का तो मतलब ही पता है, सूरा और शराब। सूरा शराब क्या बोलते हैं हम लोग? सूरा शराब। सूरा क्या है? शराब है। और शराब कौन से विभाग के अधीन आता है? आबकारी विभाग। कौन से विभाग के अधीन? आबकारी विभाग के अधीन। इसलिए आबकारी विभाग का जो अध्यक्ष था क्या कहलाता था? सूरा अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सूरा अध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ, सीता सूरा सूना। क्या चीज? सूना अध्यक्ष। क्या चीज? सूना अध्यक्ष। क्या चीज? सूना अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष का मतलब समझो, सूना। सूना का मतलब क्या? बिल्कुल सूना, ठीक है ना? सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे कब लगेगा? जब वहां पर कोई पशु पक्षी बचेंगे ही नहीं, है ना? इसलिए ध्यान रखना पशु पक्षियों का हम लोगों को क्या करना है? संरक्षण करना है। आगे बात समझ, तो पशु पक्षियों को वैसे काटा कहां जाता है बेटू जी? तो बूचड़ खाने में। तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था वस्तुतः कौन? सूना अध्यक्ष, जो कि अवध्य पशु। क्या चीज? अवध्य पशु और पक्षियों के संरक्षण का कार्य करता था। कौन करता था? सूना अध्यक्ष। कौन करता था? सूना अध्यक्ष करता था। सीता सूरा सूना आकारा। नंबर 11 क्या चीज? आकारा अध्यक्ष। सब क्या मिलता है? आकारा अध्यक्ष। सब क्या मिलता है बेटू जी? आकारा अध्यक्ष। देखो अरे ढोला मारो ना जो ठीक है, ढोला मारो। सूरा का मतलब शराब होता है ना बेटा, है ना? तो शराब कौन से विभाग में आता है ना? आबकारी में, ठीक है? देखो आकारा अध्यक्ष। आकारा, देखो शब्द सुनो, इस देखो कितना मजेदार शब्द है। शब्द देखो आकारा, 3 शब्द पकड़ लो। आकारा मतलब आकार से। कहां पर आकार से? कार से तू आजा खान में।
कहां पर आ जा, खान में, बाकी की बातें बाद में, ठीक है। तो ध्यान रखना, खानों का अध्यक्ष क्या चीज है, खानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था बेटू जी, आकारा अध्यक्ष, क्या कहलाता था, आकारा अध्यक्ष। आगे बात समझ क्लियर हो गया ना, अभी बिना किसी कमेंट के मस्ती से पढ़ते जाओ, सारे याद करवा रहा हूं, देखो यहीं पर आकारा अध्यक्ष, आकार से, कहां पर कार में आएगा, किसमें आएगा बेटा, कार में, ध्यान रखना क्या चीज है, कहां पर आएगा, कार से, ध्यान रखना, कार से आएगा खान में, कहां पर आएगा, खान से। जिस चीज को कोई बाद में समझ में नहीं आया तो बेटा वापस समझा दूंगा, ठीक है, 2 मिनट में, ठीक है, अभी पहले सुनते रहो। नंबर 12 शब्द मिलता है क्या, विविता अध्यक्ष, क्या विविता अध्यक्ष शब्द क्या मिलता है, विविता शब्द क्या मिलता है, विविता अध्यक्ष। और विविध चीजों में तो क्या होगा, घासपूस होगा, विविध चीजों में क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, घासपूस आएगा, क्या आएगा, घासपूस, राजेंद्र को ब्लॉक करो, क्या आएगा, घासपूस आएगा। और घासपूस का मतलब क्या होगा बेटा, चारागाह, घासपूस कहां रखेंगे हम लोग, चारागाह, ठीक है ना। तो चारागाह का अधिकारी क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, विविता अध्यक्ष, क्या विविता अध्यक्ष होगा। आगे बात समझ क्लियर है ना। देखो आकारा अध्यक्ष की कार से कहां पर आना, खान में, फिर मैंने कहा विविता अध्यक्ष, विविध चीजें किसमें होगी, घासपूस एक चीज साथ सारी चीजें रख देंगे तो क्या होगा, चारागाहों का जो अध्यक्ष था वो क्या कहलाएगा आपका, विविता अध्यक्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विविता अध्यक्ष। एक शब्द मिलता है नंबर 13, क्या शब्द मिलता है, नवा अध्यक्ष, क्या शब्द मिलता है बेटू जी, नवा अध्यक्ष शब्द मिलता है, शब्द क्या मिलता है, नवा अध्यक्ष, नव अध्यक्ष, नौ, क्या चीज सबको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, नौ धन अध्यक्ष, ठीक है ना। और नौ से याद रखना, क्या नौसेना, क्या याद रखोगे, नौसेना का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, नवा अध्यक्ष, क्या कहलाता था, नवा अध्यक्ष। देखो ध्यान रखना, इस शब्द को तोड़ोगे तो नौ धन अध्यक्ष, नवा अध्यक्ष, क्या नवा अध्यक्ष, ठीक है ना। तो नौ से याद रखोगे नौसेना, क्या याद रखोगे, नौसेना का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, नवा अध्यक्ष कहलाता था। बात क्लियर हो गई क्या। देखिए नंबर 14 पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, गणिका अध्यक्ष, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, गणिका अध्यक्ष। शब्द क्या मिलता है, गणिका अध्यक्ष, क्या शब्द मिलता है, गणिका अध्यक्ष। गणिका का मतलब समझते हो ना, प्रोस्टिट्यूट्स, गणिका का मतलब क्या है, प्रोस्टिट्यूट्स जो होती है, वेश्या जो होती थी, है ना, उन वेश्याओं का भी अधिकारी होता था, उनका भी अध्यक्ष होता था, जिसे क्या कहा जाता था, गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। नंबर 15 देखो शब्द है, क्या शब्द है बेटा जी, ध्यान रखना, संस्था अध्यक्ष, ठीक है। 12वां वापस बताओ, देखो 12वां है विविता अध्यक्ष। विविता को क्या याद रखोगे, विविता का मतलब विविध, क्या चीज, मुझे तेरी शक्ल दिख रही है क्या राजेंद्र, बकवास मत कर, चुपचाप या तो पढ़ ले, ब्लॉक कर इसको। ध्यान रखना, क्या विविध, क्या चीज, विविध का मतलब क्या है, गुरु का मतलब समझता है क्या, क्या होता है, पहले वो सीख क्या, फिर बात करना। विविध चीजें क्या, एक साथ सारा का सारा घासपूस रख देंगे, क्या घासपूस का मतलब क्या, चारागाह, क्या चीज, चारागाह का अध्यक्ष क्या कहलाता था बेटा, विविध अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, विविता अध्यक्ष कहलाता था। आगे बात सुन, गणिका अध्यक्ष प्रोस्टिट्यूट्स जो होती थी, क्या चीज, प्रोस्टिट्यूट्स, उसका जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, गणिका अध्यक्ष, क्या कहलाता था, गणिका अध्यक्ष कहलाता था। अगला शब्द देखो ध्यान रखना, संस्था अध्यक्ष, क्या शब्द मिलता है, संस्था अध्यक्ष मिलता है। शब्द क्या मिलता है, संस्था अध्यक्ष मिलता है, क्या मिलता है, संस्था अध्यक्ष, ठीक है। संस्था अध्यक्ष का मतलब देखो, संस्था मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, व्यापार के लिए काम करने वाली बड़ी जो संस्थाएं होती थी और उनके लिए जो मार्ग होते थे, तो व्यापारिक मार्गों का अधिकारी, व्यापारिक मार्गों का अधिकारी क्या होगा बेटा जी, संस्था अध्यक्ष, क्या होगा, संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अधिकारी, व्यापारिक मार्गों का अधिकारी क्या कहलाता था, संस्था अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, संस्था अध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ क्लियर है। चलिए अगली बात, नंबर 16 पे शब्द मिलता है, क्या शब्द मिलता है, लवणा अध्यक्ष, क्या शब्द मिलता है, लवणा अध्यक्ष, क्या शब्द मिलता है, लवणा अध्यक्ष। लवण का मतलब तो समझते ही हो, लवण का मतलब क्या समझते हो, लवण का मतलब क्या है, नमक है, लवण का मतलब क्या है, नमक। जो नमक अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, लवणा अध्यक्ष। लवण का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था, लवणा अध्यक्ष कहलाता था। आगे क्या बात समझ में क्लियर हो गई क्या बात। ठीक है, बात होगी क्लियर। नंबर 17 पे देखो, नंबर 17 जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, क्या, मुद्रा अध्यक्ष। क्या पूछा जाता है, मुद्रा अध्यक्ष। शब्द क्या पूछा जाता है, मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा क्या, मुद्रा का मतलब क्या होगा, मुद्रा का मतलब क्या होगा बेटा जी, मुद्रा का मतलब क्या, पैसा, क्या चीज, पैसा। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, आपके पास में पैसा होगा, आपके पास में पैसा होगा ना, तो क्या करोगे, विदेश जा सकते हो। कहां जा सकते हो, विदेश जा सकते हो। और विदेश जाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, पासपोर्ट की। किसकी, तो पासपोर्ट अधिकारी क्या कहलाता था, मुद्रा अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, मुद्रा अध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ क्लियर है ना। अगला शब्द देखो, शब्द मिलता है कोष्ठागारा अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है, कोष्ठागारा अध्यक्ष, कोष्ठागारा अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है, कोष्ठागारा अध्यक्ष। क्या होता था कोष्ठागारा, कोष्ठागारा भंडारगृह, क्या चीज, भंडारगृह। भंडारगृह का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, कोष्ठागारा अध्यक्ष। एक शब्द मिलता है जैसे स्वर्ण अध्यक्ष। शब्द क्या मिलता है, स्वर्ण अध्यक्ष। शब्द क्या मिलता है, स्वर्ण अध्यक्ष शब्द मिलता है। क्या मिलता है, स्वर्ण अध्यक्ष। स्वर्ण का अध्यक्ष, स्वर्ण मतलब क्या, सोना। तो स्वर्ण के उत्पादन और उसके शुद्धता का जो मानकीकरण देखता था, उसका जो अध्यक्ष था वो क्या कहलाता था, स्वर्ण अध्यक्ष। आगे बात समझ क्लियर है। जैसे 20 पे शब्द बात करें तो शब्द मिलता है हस्ती अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है, हस्ती अध्यक्ष। हस्ती का तो मतलब समझते हो, क्या, हाथी। क्या शब्द मिलता है, हाथी। आगे बात समझ क्लियर है ना। हाथी का मतलब क्या होगा बेटा जी, ध्यान रखना, हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी, हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी। आगे बात समझ क्लियर है, क्या कहलाता था, हस्ती अध्यक्ष कहलाता था। नंबर 21 शब्द मिलता है बंदनागारा अध्यक्ष। देखो शब्द क्या मिलता है, बंदनागारा अध्यक्ष। शब्द क्या मिलता है, बंदनागारा अध्यक्ष। आगे बात समझ क्लियर है, बंदनागारा अध्यक्ष। बंधन में कौन रखेगा, जेल में जहां पर रहेंगे, तो जेल और कारागार का जो अध्यक्ष होता था वो क्या होता था बेटा जी, बंदनागारा अध्यक्ष होता था। ठीक है, अगला शब्द मिलता है नंबर 22 पे, एक शब्द मिलता है लोहा अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है, लोहा अध्यक्ष। लोहा क्या होगी, धातु। ठीक है, लोहा क्या है, धातु है ना, लोहा अध्यक्ष। शब्द क्या मिलता है, लोहा अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष का मतलब क्या है, धातु। धातु विभाग का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो क्या होगा, लोहा अध्यक्ष होगा। अरे बेटा इसको लक्षणा अध्यक्ष भी कहते थे। क्या बोलते थे, लक्षणा अध्यक्ष भी बोलते थे। आगे बात समझ में, लक्षणा अध्यक्ष या मुद्रा अध्यक्ष या टकसाल अधिकारी। क्या, टकसाल अधिकारी होता था। ठीक है, वो दूसरे सेंस में है। ठीक है, आगे बात समझ में प्यारे भाई। और ये मुद्रा अध्यक्ष जो था ना, ये पासपोर्ट का अधिकारी था। क्या, पासपोर्ट का अधिकारी। इसके लिए वास्तविक जो शब्द है ना वो है लक्षणा अध्यक्ष। क्या है, लक्षणा अध्यक्ष। वास्तविक जो शब्द है ना वो लक्षणा अध्यक्ष है बेटा। ठीक है, सेम नहीं है, वास्तविक जो शब्द है ना वो लक्षणा अध्यक्ष है। बात क्लियर हो गई। देखो लोहा अध्यक्ष हो गया। नंबर 23 शब्द क्या मिलता है, पतना अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है, पतना अध्यक्ष। तो ये तो मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है। पतना अध्यक्ष, पतना अध्यक्ष क्या बेटा जी, पत्नी का अध्यक्ष। अरे नहीं, पतन का मतलब क्या है, बंदरगाह। क्या चीज है, बंदरगाह। ठीक है ना, तो बंदरगाहों का अधिकारी क्या कहलाता था, पतना अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, पतना अध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ क्लियर है ना। एक शब्द मिलता,
नंबर 24 पे जैसे मैं बात करूं तो शब्द मिलता है देवता अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है? देवता अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष क्या होता था? देवताओं का अध्यक्ष। देवता किससे संबंधित होगा? धार्मिक संस्थान। क्या धार्मिक संस्थानों का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था बेटा जी? देवता अध्यक्ष। क्या कहलाता था? देवता अध्यक्ष। नंबर 25 शब्द क्या है आपका? धूता अध्यक्ष। क्या शब्द मिलता है आपका? धूता अध्यक्ष शब्द मिलता है। धूत, धूत का मतलब क्या है? धूत क्रीड़ा। क्या जुआ? क्या चीज? जुआ अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? धूता अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? धूता अध्यक्ष कहलाता था। एक शब्द मिलता है माना अध्यक्ष। शब्द क्या मिलता है? माना अध्यक्ष शब्द मिलता है। तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए विशेष नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक नया शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है? देखो ध्यान रखना, शब्द मिलता है महामात्या परसरप। क्या शब्द मिलता है? महामात्या। यहीं से हमने कल शुरू किया था, महामात्या परसरप। शब्द क्या मिलता है? महामात्या परसरप। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अध्यक्ष होता था, क्या चीज? गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? महामात्या परसरप कहलाता था। क्या कहलाता था? महामात्या परसरप कहलाता था। ये सारे के सारे 26 अध्यक्ष मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहां पर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? आगे बात समझ क्लियर है ना? देखो 4 पे पोत धन अध्यक्ष, ठीक है ना? पोत में, पोत का मतलब क्या है बेटू जी? पोत का मतलब क्या होगा? जहाज। जहाज में जाकर के क्या करना है? माप तोल करना है, तो माप तोल अधिकारी, ठीक है? क्लियर है? 5वां शुल्क। शुल्क का मतलब क्या है? चुंगी। क्या चीज? चुंगी वसूलेंगे, तो चुंगी अधिकारी शुल्क अध्यक्ष कहलाता था। 18 नंबर कोष्ठागार अध्यक्ष। कोष्ठागार मतलब क्या? भंडार गृह का अधिकारी। क्या? भंडार गृह का अधिकारी, ठीक है? अरे ले बेटा एल, बस मैं यहां पर नंबर 1 पे लक्षणा अध्यक्ष लिख देता हूं, ठीक है? क्लियर हो गया? अब किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं है ना? देखो इसी लक्षणा अध्यक्ष को एक तरीके से मुद्रा अध्यक्ष बोलते थे। क्या बोलते थे? मुद्रा अध्यक्ष, ठीक है? क्लियर? सीता अध्यक्ष का मतलब था सीता जी माता, सीता जी कहां गई? वन में, तो राजकीय वन्य अधिकारी और साथ ही साथ राजकीय कृषि विभाग का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता था। बंदनागार अध्यक्ष। देखो बंदनागार का मतलब जेल अधिकारी होता था। पतना अध्यक्ष, पतन, ठीक है ना? बंदरगाह। क्या चीज? बंदरगाह। बंदरगाह अधिकारी, ठीक है? आगे बात समझिए। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। 19 को वापस बता दूं। 19 नंबर पे क्या है बेटा? स्वर्ण अध्यक्ष। क्या चीज? सोने का जो अधिकारी होता था उसका जो मानकीकरण करता था वो क्या कहता था? स्वर्ण अधिकारी कहलाता था। आयुधागार अध्यक्ष। आयुध मतलब क्या होगा? युद्ध। युद्ध में क्या आएंगे? अस्त्र शस्त्र। इन अस्त्र शस्त्रों का रखरखाव करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आयुधागार अधिकारी कहलाता था, ठीक है? आगे बात समझो, क्लियर है? चलिए सारे मैंने बता दिया वापस। स्वर्ण अध्यक्ष मैंने बता दिया बेटा, सोने का मानकीकरण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, ठीक है? क्लियर है? अब वापस एक बार या तो रिवाइज कर लेना, क्लास को वापस देख लेना, कोई एक दो यदि बच गया, कोई चीज समझ में नहीं आया तो देख लेना बेटा जी, ठीक है? आगे बात समझ क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अर्थशास्त्र में महिला गुप्तचर को क्या कहा जाता था? अर्थशास्त्र में महिला गुप्तचर को क्या कहा जाता था? जल्दी से बताओ। सीता एक प्रकार का कर भी था बेटा, बिल्कुल था, ठीक है ना? वो केवल सीता है, फिर क्या है? सीता अध्यक्ष, ठीक है? क्लियर हो गई? चलिए इसका उत्तर बताइए मुझे। अर्थशास्त्र में महिला गुप्तचर को क्या कहा जाता था? महामात्या परसरप था बेटा 26 नंबर पर, ठीक है ना? गुप्तचर विभाग का अधिकारी क्या कहलाता था? महामात्या परसरप, ठीक है? क्लियर है? चलिए शाबाश, क्या बात है। देखो अर्थशास्त्र में महिला गुप्तचर को क्या कहा गया था? परिवारजिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवारजिका कहा गया है। क्या कहा गया है? परिवारजिका कहा गया। अब बहुत मस्ती से शांति से सुनिएगा बेटा। क्या चीज? देखो मैं बात करूं गुप्तचर व्यवस्था की। किसकी बात करूं? गुप्तचर व्यवस्था की बात करता हूं मैं। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कैसी है? तो गुप्तचर व्यवस्था की यदि मैं चर्चा करूं तो इस गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख हम लोगों को एक तो देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है बेटा जी? ध्यान रखना, कहां पर? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का क्या है? उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है ना? और यहां पर दो प्रकार की गुप्तचर संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। क्या? दो प्रकार की गुप्तचर संस्थाओं का उल्लेख देखने को हम लोगों को मिलता है। कौन कौन सी गुप्तचर संस्थाएं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पूर्व एक कथन मिलता है अर्थशास्त्र में। क्या कथन मिलता है वो भी ध्यान से शांति से सुनना। कथन ये मिलता है अर्थशास्त्र में, क्या कथन मिलता है कि सम्राट जब जब बाहर जाता था आखेटन पर, तब तब उसके रास्ते को बड़ी बड़ी रस्सियों के साथ में बांध दिया जाता था और गुप्तचर फैला दिया जाते थे, ताकि क्या पता उसे किसी शत्रु से किसी भी प्रकार का भय तो नहीं हो, ठीक है? और साथ ही साथ ध्यान रखना, वहां पर उल्लेख ऐसा मिलता है कि सम्राट का अंग रक्षण करने के लिए या सम्राट का जो सुरक्षा करने वाले जो लोग होते थे उसमें वस्तुतः महिलाएं शामिल होती थी।
क्या शब्द? महिलाएं शामिल होती थी, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, इन महिलाओं को क्या कहा जाता था? एक तो कहा जाता था समारा अनुरांगिनी। क्या कहा जाता था? समारा अनुरांगिनी कहा जाता था, जो कि महिला अंगरक्षिकाएं होती थी। किसकी? सम्राट की। किसकी? सम्राट की महिला अंगरक्षिकाएं क्या कहलाती थी? समारा अनुरांगिनी कहलाती थी। बात करता हूं मैं गुप्तचर व्यवस्था की, तो गुप्तचर व्यवस्था में ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखिएगा कि यदि पुरुष गुप्तचर है, क्या चीज है? पुरुष गुप्तचर है। क्या है? पुरुष गुप्तचर। यदि कोई पुरुष गुप्तचर है तो इस पुरुष गुप्तचर के लिए शब्द मिलता है मूलतः, क्या शब्द मिलता है? गुप्तचर को शब्द कहा गया गूढ़ पुरुष। क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष, रहस्यात्मक व्यक्ति। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अरे नहीं बेटा, हनी भाई किसी से कोई गुस्सा नहीं हो, अभी पढ़ लो, ठीक है ना, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है प्यारे भाई, ध्यान देना, गुप्तचर व्यवस्था, पुरुष गुप्तचर है तो क्या? गूढ़ पुरुष। क्या शब्द मिलता है? गूढ़ पुरुष, ठीक है ना। दूसरी में बात करूं तो महिला गुप्तचर के लिए दो शब्द देखने को मिलते हैं। एक शब्द तो देखने को मिलता है अपने को परिवारजिका। क्या शब्द मिलता है? परिवारजिका। और दूसरा शब्द आपके लिए शब्द मिलता है वृषली। क्या शब्द मिलता है बेटा? वृषली भी कहा जाता है। किसको? महिला गुप्तचर को। किसको बेटा जी? ध्यान रखना, महिला गुप्तचर को क्या कहा जाता था? वृषली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वृषली भी कहा जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? अब महत्वपूर्ण बात, क्या महत्वपूर्ण बात, देखो ध्यान देना। गुप्तचर व्यवस्था में दो प्रकार की संस्थाएं, एक तो थी जिसे हम लोग बोलते थे संस्था। नंबर एक पे क्या आएगा आपका? संस्था। और नंबर दो पे क्या आएगा? संचार। नंबर दो पे क्या आएगा? संचार आएगा। क्या आएगा? एक तो आएगा संस्था, दूसरा क्या आएगा? संचार आएगा। क्या आएगा? संचार। संस्था का मतलब समझो, मस्ती से शांति से सुनते रहो और समझते रहो भाई। संस्था का मतलब क्या है? संस्था का मतलब क्या है बताओ? संस्था को हम लोग जैसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान देना, संस्था एक ही जगह टिक करके रहती है ना, यस और नो। तो ध्यान रखना कि एक ही स्थान पर, क्या चीज? एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले लोग, एक ही स्थान पर रह करके गुप्तचरी करने वाले लोग क्या कहलाते थे? संस्था कहलाते थे। एक ही स्थान पर रह करके गुप्तचरी करने वाले लोग क्या कहलाते थे? संस्था कहलाते थे। क्या कहलाते थे? संस्था कहलाते थे। आगे बात समझ क्लियर है? तो ध्यान रखना, संस्था का मतलब क्या? एक ही स्थान पर, क्या? एक ही स्थान पर रहकर ठीक है, तो ध्यान देना, एक ही स्थान पर रहकर, एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले लोग, गुप्तचरी करने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो ध्यान रखना, संस्था कहलाते थे। ठीक है, वही संचारा। संचारा का मतलब क्या होगा बेटा जी? ध्यान रखना, संचारा का मतलब यह होता है कि घूम जाना, फैल जाना। क्या चीज है? ध्यान रखना, संचारा का मतलब क्या है? संचारा का मतलब यह है कि भ्रमणशील। क्या चीज? भ्रमणशील। कैसे? भ्रमणशील अधिकारी जो गुप्तचर होते थे, कैसे? भ्रमणशील। कैसे? भ्रमणशील जो गुप्तचर होते थे, भ्रमणशील गुप्तचर क्या कहलाते थे? ध्यान रखना, भ्रमणशील गुप्तचर कहलाते थे संचारा। क्या कहलाते थे? संचारा। घूम घूम कर, क्या चीज? घूम घूम कर जासूसी करने वाले लोग क्या कहलाते थे? संचारा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? संचारा कहलाते थे। आगे बात समझ में क्लियर है? एक्चुअली बेटा जी क्या हुआ था कि कल मैंने वैक्सीनेशन करवाया था तो थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी, नासाज थी, है ना? लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मेरे बच्चों का, मेरे विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो क्लास किसी भी रूप में कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई ना, वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए आप सर्वोपरि हैं, आप सर्वोच्च हैं, ठीक है ना। आपका हित मेरे लिए सर्वोपरि है, हमारे संस्थान के लिए भी विद्यार्थी हित सर्वोपरि है, ठीक है ना। आगे बात समझे, विद्यार्थियों से बढ़कर के हमारे लिए कुछ नहीं, और शिक्षक के जीवन में, एक गुरु के जीवन में विद्यार्थी सब कुछ होता है, ठीक है ना। बाकी चीजें सारी की सारी क्या है? नगण्य है, इग्नोरेबल है, ठीक है ना। तो मस्ती से कोई ना, मैं इसलिए कहता हूं कि मस्ती से पढ़ा करो, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ध्यान रखना, संस्था का मतलब क्या है? एक ही स्थान पर रहकर के गुप्तचरी करने वाले लोग। और संचारा का मतलब क्या है? भ्रमणशील गुप्तचर। भ्रमणशील गुप्तचर। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। और एक चीज और बता देता हूं, है ना, कुछ बहुत ज्यादा विद्वान है एक आध अपने क्लास में, ठीक है ना। गुरु की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है ना। जीवन में जिससे दो शब्द सीख लो ना, वो आपके लिए गुरु होता है। और यदि आप शिक्षक बनने के लिए जा रहे हो तो अपनी मानसिकता को सुधार लेना पहले, फिर शिक्षक बनना। शिक्षक की ना तो कोई जाति धर्म होता है, ना शिक्षक की आयु होती है। शिक्षक शिक्षक होता है, गुरु गुरु होता है। आई बात समझ में? किसी के सामने बैठ करके पढ़ रहे हो तो मस्त, या तो शांति से पढ़ो और उसके मन में सम्मान रखा करो, ठीक है ना। बकवास करने के लिए मत आया करो। चलिए, तो ध्यान रखना, संस्था और संचार। अब देखो, संस्था का मतलब क्या? एक ही स्थान। क्या चीज? एक ही स्थान पर। अरे फीवर मुझे थोड़ी रोकेगा, तुम तो मस्ती से तुम पढ़ो बेटा, तुम्हारा काम पढ़ना है, ठीक है। संस्था का मतलब एक ही स्थान पर रहकर के गुप्तचरी करने वाले लोग क्या? संस्था कहलाते थे। अब देखो, संस्था में जैसे कई प्रकार के गुप्तचरों का नाम मिलता है, बहुत मस्ती से, ध्यान से, शांति से सुनिएगा बेटा जी, ठीक है। क्या पहला शब्द मिलता है? हंसी आती है कभी कभी ऐसे लोगों पर कि वो शिक्षक बनेंगे, है ना। और कभी कभी दुख भी होता है, वेदना भी, कि मेरे हिंदुस्तान का युवा वर्ग और जो शिक्षक बनने वाला व्यक्ति, उस प्रकार की मानसिकता रखता है। दुर्भाग्य है ये, है ना। उस शिक्षक का भी है और शिक्षा का भी दुर्भाग्य है। चलिए, ध्यान रखना बेटा। पहला चीज क्या? संस्था। संस्था में कौन कौन से लोग शामिल होते थे? क्या चीज? पहला व्यक्ति। देखो, शब्द मिलता है कापटिक। क्या शब्द मिलता है? कापटिक, ठीक है ना। अभी सारे बताने वाला हूं, सारे यहीं पर समझाने वाला हूं। यदि याद नहीं होए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। मस्ती से, शांति से चीजें समझो आप, ठीक है।
सस्ता में कौन? पहला काप्टिक। पहला शब्द क्या होता है बेटा जी? काप्टिक। वृषाली, परिवाजिका, भिक्षुकी, 3 शब्द मिलता है। अशोक तो रुक जा, अभी सारे समझाऊंगा, ठीक है? ध्यान दो बेटा, काप्टिक शब्द क्या मिलता है? काप्टिक शब्द मिलता है। अब देखो कपट, क्या काप्टिक को कैसे याद रखोगे? कपट, कपट कौन करेगा? ऐसे समझ लो कि आपका दोस्त है, विद्यार्थी के रूप में बैठा है। किसके रूप में? विद्यार्थी के रूप में बैठा है, ठीक है ना? और वो आपकी बातें दूसरे को किसी को जाकर के बता देता है, तो मतलब क्या है? कपट कर रहा है। क्या कर रहा है? कपट कर रहा है। तो ऐसा लोग क्या है? ऐसे लोग क्या है? काप्टिक है। मतलब विद्यार्थी के वेश में, क्या चीज? विद्यार्थी के वेश में रह करके गुप्तचरी करने वाला व्यक्ति कहलाता था काप्टिक। क्या कहलाता था? काप्टिक। अरे भैया मैं तो पढ़ाता ही नहीं हूं, 99 रुपए देकर के उसको ऐसा लग रहा है कि हमने खरीद लिया है। चलिए खैर छोड़ो। प्रभु तेरी दुनिया में, प्रभु तेरी दुनिया में भांति भांति के लोग। हाँ, गुरु और गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला। खैर ध्यान दीजिए, काप्टिक का मतलब क्या है? विद्यार्थी के वेश में रहकर के कपट, है ना? ठीक है ना? तो उसी से याद रखिएगा, विद्यार्थी के वेश में रहकर के गुप्तचरी करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? काप्टिक। एक शब्द मिलता है, क्या शब्द मिलता है? उदा स्थित। शब्द क्या मिलता है? उदा स्थित। बहुत शांति से मस्ती से सुनिएगा। उदा स्थित, उदास से क्या याद रखोगे? उदास रहने वाला। देखो पहला शब्द मैंने बता दिया काप्टिक, दूसरा मैं शब्द बताऊं तो क्या? उदा स्थित। क्या शब्द बोलो? उदा स्थित। उदा स्थित को कैसे याद रखोगे? उदास, क्या चीज? उदास, ठीक है ना? तो उदास कौन रहेगा? उदास कौन रहेगा? साधु, सन्यासी। उदास कौन रहेगा? साधु या सन्यासी। साधु सन्यासी उदास क्यों भैया? कई बार तो हो सकता है भोजन मिल जाए और कई बार भिक्षा नहीं मिले तो फिर उदास भी रहना पड़ता है। तो सन्यासी या साधु के भेष में रहने वाला व्यक्ति, साधु या सन्यासी के भेष में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? उदा स्थित कहलाता था। ये वस्तुतः क्या होता था? ये भी गुप्तचर होता था। आगे बात समझ क्लियर है? नंबर 3 देखो, नंबर 1 तो मैंने बता दिया, नंबर 2, नंबर 3 पे जैसे शब्द मिलता है आपको, शब्द क्या मिलता है? गृहपतिक। क्या शब्द मिलेगा? गृहपतिक। शब्द क्या मिलता है बेटा जी? ध्यान रखना, गृहपतिक। शब्द क्या मिलता है? गृहपतिक। गृहपति का मतलब समझो, घर का पति तो कौन होता है? किसान होता है। देखो शब्दों को ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? घर का पति तो किसान होता है। तो किसान के वेश में, कृषक के वेश में, किसके वेश में? कृषक के वेश में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था? गृहपतिक कहलाता था। क्या कहलाता था? गृहपतिक कहलाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? नंबर 4 पे शब्द मिलता है आपको। क्या शब्द मिलता है? वेदेहक। क्या शब्द मिलता है बेटू जी? ध्यान रखिएगा, वेदेहक। क्या शब्द मिलता है? वेदेहक। वेदेहक का मतलब समझते हो क्या? वेदेहक से व्यापारी याद रखना। क्या चीज याद रखोगे? व्यापारी। क्या याद रखोगे? तो व्यापारी के वेश में, किसके वेश में? व्यापारी के वेश में। किसके वेश में? व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था? वेदेहक कहलाता था। क्या कहलाता था? वेदेहक कहलाता था। और एक शब्द मिलता है, क्या मिलता है? तापस। क्या शब्द मिलता है? तापस। तापस, ठीक है ना? तापस को कैसे याद रखोगे? तपस्वी। क्या याद रखोगे? तपस्वी। और तपस्वी क्या करेगा? या तो जटामुंड धारण किए हुए होगा। कैसे? जटामुंड धारण किए हुए होगा। जटामुंड धारण किए हुए तपस्वी के वेश में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था? बताओ। तापस कहलाता था। क्या कहलाता था? तापस कहलाता था। ये मैंने आपको सारे के सारे बातें बता दिए। आगे बात समझ में क्लियर है ना? एक शब्द मिलता है, क्षत्रिय शब्द मिलता है। जैसे क्या मिलता है? क्षत्रिय शब्द मिलता है। ज्योतिषाचार्य के रूप में घूमता था। किसके रूप में? ज्योतिषाचार्य के रूप में घूमता था। और फिर क्या करता था? गुप्तचरी करता था। वृषली, भिक्षुकी, परिवारजिकी, ये महिला गुप्तचरों के लिए प्रयुक्त होते थे। किसके लिए? महिला गुप्तचरों के लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बता दिया भाई, ध्यान रखना, ठीक है? आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर बात? किसी को कोई दिक्कत? शरद क्या होता था? शरद गुप्तचर का प्रकार था बेटा, ठीक है? शरद क्या चीज? गुप्तचर का प्रकार था, जो कि संचारक गुप्तचर का प्रकार था। शरद का मतलब ये था कि सर्दी जब आती है ना, देखो याद कैसे करोगे? सर्दी जब आती है तो वो अपनापन देखती है क्या? वो तो सबको लगती है। तो अपने बंधु बांधवों के प्रति भी स्नेह नहीं रखने वाला, ठीक है ना? कठोर हृदय वाला, जो घूम घूम करके जो इस प्रकार की चीजें करता था, वो क्या था? क्या था बेटा जी? शरद गुप्तचर था। क्या था? शरद गुप्तचर था, ठीक है? तो इसलिए महिला गुप्तचर। भिक्षुणी शब्द भी मिलता है बेटा। क्या शब्द मिलता है? भिक्षुणी शब्द मिलता है, जो कि सन्यासी के वेश में होती थी महिला गुप्तचर, ठीक है? तीर्थ क्या था? मैंने बता दिया बेटा, 18 तीर्थ। कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ थे, ठीक है ना? और 26 अध्यक्ष थे। 26 अध्यक्ष थे। क्लियर होगी बात? चलिए, वेदेहक का मतलब, वेदेहक का मतलब क्या याद रखोगे? वेदेहक, ठीक है ना? वैसे याद रखिए, व्यापारी, जो व्यापारी के वेश में रहता था, वो क्या कहलाता था? वेदेहक, ठीक है? क्लियर होगी बात? मौर्य काल में अदैव मात्रिक, क्या चीज? मौर्य काल में अदैव मात्रिक किसका प्रकार था? बेटा सीएम सीरियल में देखा था गुप्तचरों को। मैंने आपको एक बात कही थी, क्या बात कही थी? कि कभी भी, यामिनी बेटा खूब सारा आशीर्वाद, आप सेकंड ग्रेड शिक्षिका हैं और आप जैसे लोग भी हमारी क्लास में हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? चलिए, मौर्य काल में अदैव मात्रिक किसका प्रकार था? कल वाली बात बता देना बेटा, बताओ। धार्मिक कार्य, परलोक शक्ति, भूमि या कर? भूमि या कर। क्षत्रिय का मतलब था जो ज्योतिषी के रूप में रहता था, है ना? ज्योतिषाचार्य के रूप में, इंद्रजाल फैलाने वाला, तंत्र मंत्र साधना करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना? तांत्रिक के रूप में वो क्षत्रिय कहलाता था। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। क्या था? भूमि का प्रकार था। किसका प्रकार था? भूमि का प्रकार था। देखो ध्यान देना, किसका प्रकार था? भूमि का प्रकार था। क्या? अदैव मात्रिक। क्या चीज? अदैव मात्रिक। कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बहुत मस्ती से, शांति से सुनिएगा बेटा जी। क्या? देखो, थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करते हैं? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था।
मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तुरंत प्रभाव से आपको याद भी करवा रहा हूं। क्या? ध्यान देना, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की मैं थोड़ी सी बात कर देखो ध्यान देना भाई, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख हम लोगों को मिलता है कहां पर मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। सारी चीजें समझाऊंगा बेटा यमुनी जी, थोड़ा सा 2 मिनट बहन शांति रखो, ठीक है। देखो ध्यान देना, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था 3 चीजों पर डिपेंड थी। किस किस पर? ध्यान रखना, एक तो कृषि पर। किस पर? कृषि पर। एक था पशुपालन पर। किस पर? पशुपालन पर। और तीसरा नंबर आता है व्यापार या वाणिज्य। मैं क्या बोलूं? वाणिज्य बोल दूं या व्यापार बोल दूं, एक ही बात है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत मस्त वाली बात बता रहा हूं। क्या चीज? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कृषि कौन करेगा? किसान। कृषि करने के लिए ये आया, देखो यहां से कौन आया? किसान आया। कौन आया? किसान आया। अरे भाई हाथ में क्या लेके आया? हल लेके आया कांधे पे, ठीक है। अब देखो पशुपालन करने के लिए कौन आएगा? पशुपालक आएगा। कौन आएगा? पशुपालक आएगा, हाथ में लठ लेकर के। और वाणिज्य करने के लिए कौन आएगा? व्यापारी आएगा। वाणिज्य करने के लिए कौन आएगा? व्यापारी आएगा। और व्यापारी के हाथ में क्या होगी? तुला होगी, ताकड़ी होगी। क्या होगी? ताकड़ी होगी, ठीक है। आगे बात समझ में? देखो यहां से किसान, यहां से पशुपालक और यहां से व्यापारी, यहां से व्यापारी, तीनों लोग यदि एक साथ मिले, तीनों लोग यदि एक साथ मिले, ये इधर से आए, ये इधर से आए, ये इधर से आए, तो तीनों लोग एक साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे? बातें करेंगे। क्या करेंगे? बातें करेंगे। क्या करेंगे? बातें करेंगे। बातें करेंगे मतलब क्या? वार्ता करेंगे। क्या करेंगे? वार्ता करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा जी, इन तीनों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। इन तीनों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता था? वार्ता। देखो प्रश्न क्या बन सकता है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर। कैसे प्रश्न फिर बनेगा कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित था, जिसे क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखना, वार्ता कहा जाता था। और इन तीनों के ऊपर लगने वाला कर, इन तीनों के ऊपर लगने वाला कर क्या कहलाता था? वृत्ति कर कहलाता था। क्या कहलाता था? वृत्ति कर कहलाता था। आगे क्या बात समझ में? इन तीनों के ऊपर जो कर लगता था वो क्या कहलाता था? वृत्ति कर कहलाता था। अब देखो ध्यान देना, अदेव मात्रक क्या है? भूमि। मैं बात करूं मौर्यकालीन भूमि की। किसकी बात करूं मैं? मौर्यकालीन भूमि की मैं बात करूं। मौर्यकालीन भूमि, देखो ध्यान रखना, तो मौर्यकालीन भूमि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो मौर्यकालीन भूमि का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। कहां पर मिलता है? अर्थशास्त्र में हम लोगों को उल्लेख देखने को मिलता है। और अर्थशास्त्र में कुल 10 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया। कुल कितनी? 10 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। भूमि के कितने प्रकार बताए हैं? 10 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 10 प्रकार बताए हैं। मौर्यकाल में भूमि का स्वामी कौन हुआ करता था? राजा। जो बड़े भूमि अधिकारी होते थे वो कहलाते थे क्षेत्रक। क्या कहलाते थे? क्षेत्रक। और उनके काम करने वाले बेचारों के हाथ कुछ नहीं आता था, थोड़ा बहुत ही अनाज मिलता था, इसलिए वो ज्यादातर उपवास पे रहते थे। मौर्यकाल में ध्यान रखना, क्या? काश्तकार को उपवास कहा जाता था। काश्तकार को क्या कहा जाता था? उपवास कहा जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? देखो उसमें से जो प्रमुख प्रकार है उसकी मैं बात कर रहा हूं। कौन कौन से प्रमुख प्रकार है? सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या? दैव मात्रक शब्द मिलता है आपका। क्या? दैव मात्रक शब्द क्या मिलता है? दैव मात्रक शब्द मिलता है। देव मात्रक शब्द क्या मिलता है? देव मात्रक, इसको समझो। देव मात्रक मतलब देवताओं की कृपा होगी, और देवताओं की कृपा होगी तो क्या होगा? वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा होगी। वर्षा आधारित भूमि मौर्यकाल में किस नाम से जानी जाती थी? देव मात्रक के नाम से। किस नाम से? देव मात्रक के नाम से। नंबर दो, देखो ध्यान देना बेटा जी, क्या नंबर 2 पे क्या लिखोगे? अदेव मात्रक। क्या शब्द लिखोगे? अदेव मात्रक। अदेव मात्रक का मतलब क्या? जहां पर भी शब्द लग जाए, क्या शब्द? शब्द जहां पर भी लग जाए उसका मतलब क्या? उसका उत्तर, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो नेगेटिव सेंस में जाएगा। कैसे जाएगा? नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो का मतलब नकारात्मक होगा। देव मात्रक मतलब देवताओं की जो है कृपा नहीं हो रही है, और देवताओं की कृपा नहीं होगी तो मतलब क्या नहीं होगा? वर्षा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी। आगे बात समझ क्लियर है ना? तो बिना वर्षा वाली भूमि क्या कहलाती थी? अदैव मात्रक कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अदैव मात्रक कहलाती थी। नंबर 3 शब्द मिलता है बेटा जी, कृष्ट शब्द। क्या मिलता है? कृष्ट। कृष्ट को कैसे याद रखोगे? कृष्ट को याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, इसको सब याद रखना। कष्ट, क्या याद रखोगे? कष्ट। और कष्ट कब होगा? जब भूमि के सीने पर हल चलेगा। मतलब क्या? कष्ट का मतलब क्या? जोती हुई भूमि क्या कहलाती थी? कृष्ट कहलाती थी। क्या कहलाती थी? कृष्ट कहलाती थी। नंबर 4 पे शब्द मिलता है अकृष्ट। क्या मिलता है? अकृष्ट शब्द मिलता है। अकृष्ट तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या? बिना जोती भूमि क्या कहलाती थी? अकृष्ट कहलाती थी। और नंबर 5 पे एक शब्द लिख रहा हूं बेटू जी। क्या शब्द लिख रहा हूं? स्थल। क्या शब्द लिख रहा हूं? स्थल, ठीक है ना? तो स्थल कौन सा? देखो वो वाला स्थल, अपन बताते हैं ना कौन सा स्थल, वो वाला स्थल। और वो वाला स्थल की ऊंचाई पर स्थित है। वो वाला स्थल जो कि कहां है? ऊंचाई पर स्थित है। तो ध्यान रखना, ऊंचाई पर स्थित, ऊंची जो भूमि होती
थी मौर्य काल में, क्या कहलाती थी? स्थल कहलाती थी। क्या कहलाती थी? स्थल कहलाती थी। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले और कुछ लोगों को सद्बुद्धि जरूरी मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।